हाय एवरीवन। सो अभी हम एएफएम आरटीपी एमटीपी के जो भी आपके यूनिक क्वेश्चंस है, केस सिनारियो वगैरह है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। और जो भी नए क्वेश्चंस है तो वो वन बाय वन हम सारे जो भी आपके नॉर्मल 24 के आरटीपी थे, एमटीपीज हो गए, वो सभी सिंगल वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। बट सारे क्वेश्चन ही जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पहले सॉल्व किए हुए क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, पहले से सॉल्व किया हुआ है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो नए क्वेश्चन ऐड ऑन हुए या फिर थोड़े से जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आरटीपी के जो जो अलग क्वेश्चन है वो देखेंगे। एंड केस सिनारियो मैं सारे करा दूंगा प्राय। तो यहाँ पर आरटीपीएस के भी दो केस सिनारियो वो दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ज़्यादा नहीं, दो क्वेश्चन करीबन और दो जो मुझे लगता है आपको करा देना चाहिए। एक स्टॉक लैंडिंग वाला क्वेश्चन है वो भी करा देना चाहिए, और एक नया क्वेश्चन है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड वाला। वो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बिजनेस वैल्यूएशन में कराया था, एंड मैंने यूट्यूब में भी वीडियो डाला था बिजनेस वैल्यूएशन अमेंडमेंट करके, है ना। तो वो अप्रोच का हमने ऑलरेडी वो अप्रोच डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल। और क्वेश्चन भी वैसा बन गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो भी हम कर लेंगे। वो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम पहले केस सिनारियो, दो जो केस सिनारियो वो पहले हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो का केस सिनारियो दिखेगा, बहुत ही सिंपल है, ये भी आपका बुक का ही है, बट जबकि केस सिनारियो है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखिए, टू फ्रेंड मिस्टर ए एंड मिस्टर एन वेर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क ऑफ मार्केट। while मिस्टर ए is sort of risk averse, मिस्टर एन इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। यानी मिस्टर ए को रिस्क लेना पसंद नहीं है, मतलब ये डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाएगा। मिस्टर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर और ये रिस्क लेना चाहता है, मतलब ये एग्रेसिव स्टॉक्स में जाएगा, ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएगा। मिस्टर एन सेड वी कैन नॉट डाइवर्सिफाई द मार्केट रिस्क एट ऑल, and he quoted the modern portfolio approach. Both friends analyzed the market data for the few months and came out with expected returns on two stocks for a particular market. तो देखो, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है। मार्केट रिटर्न दिया हुआ है आपका, एग्रेसिव का भी अलग अलग दो रिटर्न दिया हुआ है, डिफेंसिव स्टॉक्स का भी रिटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा बेस्ड ऑन द अबोव सिनारियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बीटा ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक क्या होगा आपका। तो सिंपल सी बात है, बीटा हम कैसे निकालते हैं, चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, है ना। बीटा कैसे निकलेगा, ऑफ डिफेंसिव स्टॉक है, ये होगा चेंजेस, सिंपल है, डिवाइडेड बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, है ना। तो चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न कितना है, डिफेंसिव स्टॉक्स का पूछा है, तो इसका चेंज कितना हो रहा है, 9% हो रहा है। और मार्केट रिटर्न का चेंज कितना हो रहा है, देखो 18% हो रहा है। दोनों के बीच का जो अब चेंज आ रहा है 18% है, तो मतलब ये बीटा 0.5 आया। तो हमारा आंसर आ चुका बीटा 0.5, कितना सिंपल है। फिर बोला इफ मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%। अभी तो हमने चेंज देखा, मतलब कि इन दोनों में कितना चेंज हुआ, देखिए ये आपका दिख रहा है कि 18% बड़ा है, तो वही यहाँ पर 9% बड़ा है ना। तो 9% बाई 18% हमने कर लिया, बात खत्म। क्या ये क्यों निकल रहा है बार बार। फिर इसके बाद आगे बोला मार्केट रिटर्न इक्वली लाइकली कि 7 या 5% होगा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। बोला 7% होने का चांस भी इक्वल है, यानी 50% है। 25 का भी इक्वल यानी 50% है। तो 7 का 50% 3.5 आएगा, 25 का 50% 12.5 आएगा, यानी मार्केट रिटर्न 16% हुआ। तो बोला देन एक्सपेक्टेड रिटर्न एग्रेसिव स्टॉक का बताओ, तो एग्रेसिव का भी इक्वली ले लो, 0.5 ये आ गया 2, ये आ गया 20, यानी 22 आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा, 22% होगा, सिंपल। फिर बोला अल्फा ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक्स, हमें पता है अल्फा कैसे निकालते, ई आर माइनस आर ई निकालते, ठीक है। और अगर आर ई का फॉर्मूला क्या, आर ई इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा है। लेकिन अगर हम आर एफ को जीरो माने या इग्नोर करें, क्योंकि आर एफ का इंफॉर्मेशन ऐसे भी दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका आर ई क्या हो जाएगा बता, आर एफ को जीरो मानोगे तो बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट हो जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में भी अब ये ध्यान रखिएगा, हम आर एफ को जीरो मानते हैं, तो यहाँ पर भी हम एज्यूम करेंगे आर एफ जीरो है, तो आपका आर ई कैसे निकलेगा, बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो हमें देखो डिफेंसिव स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आपको पता है, यस ये रहा डिफेंसिव स्टॉक्स, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, इक्वल चांसेस है, तो मतलब 50%, इधर भी 50%, यानी 4.5 इधर 9, यानी 13.5% है। तो ये तो आपका ई आर हो गया। तो ई आर मुझे पता चल गया कितना है, ई आर है 13.5%। अब आर ई निकालना, आर ई कैसे निकलेगा, बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो डिफेंसिव स्टॉक्स का बीटा तो हमने निकाला ही था 0.5, और रिटर्न ऑफ द मार्केट 16% नहीं, तो आपका आर ई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट।
और बीटा आपका कितना है, बीटा है 0.5, रिटर्न ऑफ द मार्केट है 16, यानी ये 8 आएगा। तो आर ही आपका 8 आएगा, यानी 5.5%, यानी ये वाला आंसर है। कितना सिंपल है देखो। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, हमें पता है मार्कोविच थ्योरी बोलते हैं ना ऐसे, तो ये हैरी मार्कोविच हो गया, ये तो पता ही है आपको। मार्कोविच थ्योरी को तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोला जाता है, मार्कोविच की थ्योरी है ये। अब पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने एक्स्ट्रा से कैपिटल मार्केट लाइन जो है ना, इसका कंसेप्ट का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर जरूरत नहीं है देखने की तो मत देखिए, कोई बात नहीं, बस अगर किसी को डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां पर वो मिल जाएगा। बेसिकली कैपिटल मार्केट लाइन आपका एक अलग है, जैसे आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है वैसे आपका कैपिटल मार्केट लाइन भी होता है। एंड यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओवरवर्ड लिखा हुआ है कि अंडरवर्ड लिखा हुआ है। अगर पोर्टफोलियो लाइंग होता है ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो, तब उसे हम बोरोइंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। अगर ओवर लिखा हुआ रहेगा तो बोरोइंग में आएगा आंसर, इसका आंसर बोरोइंग है। और अगर ये अंडर लिखा हुआ रहता तो लैंडिंग पोर्टफोलियो। इसके बारे में थोड़ा सा आधा घंटा करीबन आई थिंक लगेगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ। किसी को डिटेल में समझना है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में रहेगा, वहां से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये वाला बोरिंग पोर्टफोलियो। हाउएवर आईसीए ने इसका आंसर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे रखा है, जो कि मेरी नज़र में गलत है। आईसीए ने ये आंसर दे रखा हुआ है, ठीक है, बट करेक्ट आंसर यही होगा। और मैं चाहता हूँ एग्जाम में भी अब यही लिखो, क्योंकि गलत यहाँ पर लिखा हुआ है डजन मीन कि आपको गलत का मार्क्स देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अपने सजेस्टेड में ठीक कर देंगे। तो ये ओवर अगर शब्द रहे तो बोरिंग पोर्टफोलियो, अगर अंडर शब्द रहेगा तो लैंडिंग पोर्टफोलियो है, ये बस ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर डिटेल में समझना है तो आपको थोड़ा टाइम आधा घंटा लगाना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा कैपिटल मार्केट थ्योरी का। अब म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए मिस्टर एक्स जुलाई 1 की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई को 2021 सॉरी, ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग अ फेस वैल्यू ₹10 फॉर ईच यूनिट। यानी आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, देखा जाए तो मैं रफ में करा रहा हूं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके बुक में भी, हमने क्लास में भी हर जगह किया हुआ है। तो 1 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है, 10,000 यूनिट्स फॉर ₹10 ईच। 31 मार्च को डिविडेंड पे किया गया 10%, और मिस्टर एक्स फाउंड किया कि इसका एनुअलाइज यील्ड था 153.33%। तो आप मेरी बात समझो, 153.33% एनुअलाइज यील्ड है, मतलब पूरे साल भर का। लेकिन हमारा तो साल भर तक पोर्टफोलियो होल्ड ही नहीं किया हमने म्यूचुअल फंड को, हमने तो 1 जुलाई को एक्वायर किया। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना होता है, 9 मंथ्स होता है। तो इफेक्टिवली 9 मंथ्स का कितना आएगा, 153.33 इंटू 9/12, ये देख लीजिएगा 115% आता है। तो मतलब हमने जो 1 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट किया था, इस पे हमने रिटर्न साल भर में यानी 9 मंथ्स में हमने 115% रिटर्न कमाया। तो ये कुल मिला के 2,15,000 आपका टोटल एनएवी होता है ईयर एंड में। अब इसमें से क्या बोला, इतना तो टोटल एनएवी होता है। अब इसमें से क्या हुआ बताओ, ये 10,000 यूनिट्स का एनएवी है। अब इसमें से क्या बोला इन्होंने, डिविडेंड दिया 10%। डिविडेंड यील्ड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड 10% मतलब हमेशा ही फेस वैल्यू में दिया जाता है। तो जो 10,000 इंटू 10 जो फेस वैल्यू ना 1 लाख का, उसका 10% डिविडेंड, यानी 10,000 का डिविडेंड दिया गया। तो मतलब आपका टोटल एनएवी आफ्टर डिविडेंड कितना आ जाएगा, 2,05,000, और ये डिविडेंड दिया गया 1 लाख का 10%, और नंबर ऑफ यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स। तो आप मुझे बताइए एनएवी पर यूनिट कितना आएगा, 20.5 आपका एनएवी पर यूनिट आएगा। फर्स्ट ईयर एंड का 20.5 आएगा आपका, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है अब आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्वेश्चन में यहां पर क्या हो रहा है आगे जाके आप देख सकते हो। 31 मार्च को डिविडेंड दिया गया, मिस्टर एक्स का इतना रिटर्न था, फिर नेक्स्ट ईयर भी कुछ डिविडेंड दिया गया, और लास्ट में इसके पास बोला गया कि इतना यूनिट्स था रिडीम कर लिया। तो इतना यूनिट्स कैसे हुआ, 10,000 यूनिट्स इसके पास था, इतना कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये जब जब इसको डिविडेंड मिलता था री इन्वेस्ट कर देता था। तो अब देखो यहां पर जो 10,000 इसे मिला है ना, 10,000, इसने और यूनिट्स खरीद लिया, इसने एडिशनल यूनिट्स और कितना खरीदे, 10,000 रुपीज इसको डिविडेंड मिला था, 20.5 का भाव चल रहा है एनएवी, तो इसने एडिशनल यूनिट्स कितना खरीदा है, 10,000 डिवाइड बाय 20.5 करके 487.80 यूनिट्स। कितना आया आपका, तो देयर फोर टोटल यूनिट्स कितना हो गया पता है, पहले से 10,000 यूनिट्स सही, और इतना यूनिट्स आ गया, यानी 10487.80 यूनिट्स ईयर एंड में टोटल है।
और इसकी एनएवी कितनी पता है 20.50। देखो 10487.8 इतनी यूनिट से और एनईवी 20.5। ये देखना 2,15,000 आएगा। यस, क्योंकि 2,15,000 पहले था, 10,000 डिविडेंड देने के बाद 2,05,000 हुआ, पर ये 10,000 वापस री इन्वेस्ट भी तो हो गया, इसलिए अब इसका टोटल 2,15,000 वापस से कंपनी के पास आ गया, यूनिट्स इतना हो गया आपका। ये कब का यूनिट्स है? 31 मार्च 2022 या 2 जो भी है 22 का। अब क्या हुआ देखिए, आगे जाके क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन ने क्या बोला, ये गलत लिखा हुआ है, आई से नहीं, यहाँ पर कुछ कुछ जगह में गलत लिखा है, ये 31 मार्च 2023 है, ये गलत डेट लिखा हुआ आई से, कि यहाँ पर गलती, यहाँ पर भी कुछ गलत किया वो बताऊंगा मैं। 31 मार्च 2003 यानी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 23 यानी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में 20% डिविडेंड दिया गया, तो 20% डिविडेंड दिया गया कितना यूनिट का? वही 10487। देखो डिविडेंड कितना दिया गया, 0.80 इंटू 10 करके फेज वैल्यू है, इसका 20% डिविडेंड दिया गया, यानी 10487 हो जाएगा इंटू 10 करने से, ये हो गया, इसका 20% डिविडेंड दिया गया, 20975.6 इतना डिविडेंड दिया गया। तब ऑब्वियसली बात है ये डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद आगे डिविडेंड दिया गया नहीं, अब आगे बोला नेक्स्ट ईयर पे इसने सारा रिडीम कर लिया, मतलब सारे यूनिट्स वापस से इसने एक्स ने रिडीम कर लिया जो इसने खरीदा था, ठीक है, ऑल इज बैलेंस यूनिट व्हेन इज एनुअलाइज यील्ड इतना आ गया। तो मतलब अब आगे तो और बोनस, आगे तो और कुछ डिविडेंड दिया नहीं गया, तो इसका यूनिट्स कितना बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इसका यूनिट्स तो था इतना, तो मतलब ये जो इसने डिविडेंड मिला है इससे इसने एडिशनल यूनिट कितना खरीदा पता है, क्योंकि और फर्दर को डिविडेंड दिया नहीं गया, तो जितना यूनिट आपका बढ़ा है 10487 से इतना, वो सब इसी पैसे से खरीदा गया है, यानी 11296 है 0.11, और पहले था 10487.8, तो ये जो यूनिट बढ़ा है ना ये इसी पैसे से खरीदा गया है। कितना यूनिट बढ़ा? 11296.11, 808.31। तो अब इससे हमें एनएवी पता चल जाएगा ईयर एंड का, क्योंकि देखो इतना पैसा खर्च करके आपने किसी पार्टिकुलर एनएवी पर यूनिट में ही तो इतना यूनिट खरीदा है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या एनएवी में हमने खरीदा। कैसे? देखो हमने पैसे इतने दिए, री इन्वेस्ट किए, तो हमें इतना यूनिट मिला, तो एक यूनिट का कितना कॉस्टिंग पड़ा हमारा, वही उसका एनएवी, एनएवी तो कॉस्टिंग पड़ेगा, डिवाइड बाई 808.31, ये आ गया कितना 25.949 यानी 25.95, तो ये हमने निकाल लिया। कब का? ये है आपका 31 मार्च 23 का, ये आपका आ चुका है। अब लास्ट में ये बचा, लास्ट में बस इन्होंने ये बोला कि जितना यूनिट बचा वो इन्होंने रिडीम कर लिया जब इसका 73.52% एनुअलाइज यील्ड था ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये लाइन लिखना भूल गए, ये लिखना था इनको, ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, अदरवाइज नहीं तो आप तो ये समझोगे करंट ईयर की कमाई है, ऐसा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग है, पूरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में इसने इतना एनुअलाइज यील्ड जनरेट किया। ये लाइन इन्होंने मिस्टेक किए, डालना रह गया इनका, क्योंकि ये सीधा कॉपी पेस्ट करके डालती, इनको अपना दिमाग में कुछ नहीं लगाना होता है, सीधा बुक से उठाओ और आरटीपी में डाल दो, कोई क्रॉस चेक कुछ नहीं करना, कुछ गलत है तो वो भी नहीं करना, बाहर में जाए सारी चीजें। कभी कभी तो एग्जाम में भी सीधा गलती करके डाल देते हैं, तो ये इनकी पुरानी आदत है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखो इनका 73.52% इन्होंने एनुअलाइज अर्निंग के, यानी एक साल का इतना रिटर्न रहा है एवरेज पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग का। टोटल इनका कितना समय तक इन्होंने रखा है, 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक अगर आप देखोगे तो 2 ईयर्स 9 मंथ्स इन्होंने होल्ड किया। तो आप देखिए 1 ईयर का अगर 73.52% है तो सेकेंड ईयर का भी 73.52% है, 2 साल का हो गया, और 9 मंथ्स का में लेना है 73.52 इंटू 9/12, मतलब क्योंकि टोटल आपका 2 ईयर्स 9 मंथ्स है, तो 2 ईयर्स 9 मंथ्स में टोटल कितना हमने रिटर्न जनरेट किया 73.52 एक साल का, दूसरे साल का भी 73.52 ये हो गया, और एक और साल का आपका जो है वो 9 मंथ्स का लेंगे 73.52 इंटू 9/12, 55.14 प्लस 147.04, यानी 202.18% इनका टोटल रिटर्न हुआ है इनके इन्वेस्टमेंट में। 1 लाख का जो इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसमें इन्होंने इतना कमाया, क्योंकि रिटर्न जब भी देखेंगे हम उसमें देखेंगे कि ओवरऑल 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है आपका शुरुआत में जो था, इतना तो पैसा आपने लगाया था और इतना आपने रिटर्न कमाया, तो टोटल आपका कितना हो जाना चाहिए 1 लाख प्लस
202.18% हमने पूरे 3 साल में कमाया, तो 302,180 आपका टोटल हो गया। और कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं आपके पास, क्योंकि सब री इन्वेस्ट किया हुआ आपका, तो सब है जो इसके अंदर ही है। तो आपका ये अमाउंट है, और यूनिट्स है 11,296.11, तो आपका एनएवी आ जाएगा 11,296.11, 26.75 आ रहा है आपका। बाकी मैंने थोड़ा स्पीड में करा है, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले से कर रखा हुआ। अब देखो, इन्होंने पूछा 31 मार्च 22 को एनएवी क्या होगा, हमने निकाला था, यस हमने निकाला था 20.5, ये होगा आंसर। नंबर ऑफ यूनिट्स याद है 1048.80 यूनिट्स निकाला था। टोटल डिविडेंड भी 20,975.6 निकाला था, सब अपने आप ही आ रहा है। एनएवी पर यूनिट 31 मार्च 23 का 25.95 निकाला था हमने, और 31 मार्च 24 का भी 26.575 निकाला था, सब तो निकाला हुआ था। फटाफट देखो, एक बार सॉल्व किया, आप रफ में सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, फटाफट सारे अपने आप ही निकल के आ जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मेहनत। तो ये मैंने आपको कराया और फटाफट टिक कराया, बात खत्म यहाँ पर, है ना। सारे आंसर्स मैंने टिक करा दिए। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली अगर आप बाकी क्वेश्चन देखोगे, एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, इसमें नहीं देखने से भी आप कर लोगे एग्जाम में, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने करा हुआ है, आपकी बुक में भी है। ये भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में आपने करा हुआ है ऑलरेडी, उस कंसेप्टिव वीडियो में आपने करा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, वापस से करने की जरूरत नहीं है। इसका तो इवन मैंने इसका भी मैंने यूट्यूब में भी वीडियो डाल रखा हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो अच्छे रहते हैं वो मैं यूट्यूब में भी प्रोवाइड कर देता हूँ, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करके। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग प्रतीक जगाती डाल देना, अगर कोई यूट्यूब में देख रहा है ये वाला वीडियो, और है ना, क्योंकि ये वाला वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा, तो कोई देख रहा है तो वो उसे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग प्रतीक जगाती मारेगा तो मिल जाएगा। बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ये भी क्लास में करा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज का ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में करा हुआ, बस नाम वगैरह बदल दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में हमने कर रखा हुआ ये क्वेश्चन भी। फिर ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम हमने कर रखा हुआ है, बस फिगर वगैरह चेंज है और कुछ नहीं है। ये भी यूटिलिटी वाला क्वेश्चन एडवांस कैपिटल बजटिंग का बुक का क्वेश्चन है, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, है ना, ये सब कराने की। ये भी आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का बुक का क्वेश्चन है, ये सब आपने किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 अभी मैं कराऊंगा स्टॉक लैंडिंग स्कीम वाला, पर 11 से पहले मैं आपको कराऊंगा 12 13, रुक जाओ। 11 12 भी आपको नहीं करना, ये भी मर्जर का क्वेश्चन अपने बुक में है, आपने करा हुआ है। अब मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले 13, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कुछ अलग अलग कैलकुलेशन भी किया था ताकि मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझा सकूं। दो तरीका मैंने देखा यहाँ पर आपको समझाने का, ये वाला क्वेश्चन, एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कुछ कुछ इसमें वर्किंग किया था ताकि दो अलग अलग तरीके से समझा सकूं मैं आपको। बाकी मैं एक बार सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है अच्छे से, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे आरटीपी नवंबर 24 से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में फर्म की वैल्यू निकालने को बोला, पर नॉर्मली नहीं, आपको एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करके ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, आपको यही मेथड लगाना है। और ये मेथड ऑलरेडी मैंने बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर आपको पढ़ाया था, हालांकि एडवांस कैपिटल बजटिंग में भी ये कंसेप्ट है, बिजनेस वैल्यूएशन में भी हमने बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ा था, दोनों में सेम कंसेप्ट ही है। और ये क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, आप इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग भी आप बोल सकते हो। तो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से ही आपको इसका फर्म का वैल्यू निकालना है, तो उसके हिसाब से हम फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ, पर फिर भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम फर्म की वैल्यू क्या निकालते हैं पता है, पहले हम अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म का मतलब क्या पता है, हम एज्यूम करते हैं 100% इक्विटी फंड है। अनलीवर्ड फर्म का मतलब है कि एज्यूम करना 100% इक्विटी फंड, और कोई भी प्रकार का डेट नहीं है। कोई भी प्रकार का डेट नहीं मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट एक्सपेंस, है ना, कोई इंटरेस्ट का खर्चा ही नहीं, तो इंटरेस्ट का खर्चा जीरो रहेगा, तो ईबीआईटी विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, ईबीटी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ईबीआईटी ही जो है वो ईबीटी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है, नो इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये हमने देखा कि हमें अनलिबर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकालेंगे तो आप बोले सर तब तो फिर इक्विटी की वैल्यू निकाली आपने, फर्म की वैल्यू कहां से निकाली, क्योंकि अनलिबर्ड फर्म में आपने 100% इक्विटी समझा है, तब तो इक्विटी की वैल्यू निकली आपकी। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में डेट फंड है आपका, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपने डेट फंड भी लिया 150 लाख का, आपने जितना आपको पैसा चाहिए आपने 150 लाख का डेट फंड भी लिया,
तो हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे तो सही नहीं, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वही एडजस्टमेंट के लिए ये कंसेप्ट हमें कहता है कि आप फर्म की वैल्यू जब आप निकालोगे, अनलिबर्ड फर्म की वैल्यू निकालो, बट वो इनकम्प्लीट होगा कहीं ना कहीं, है ना, इनकम्प्लीट होगा। आपको क्या करना चाहिए, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ले लेना चाहिए। मतलब जो भी इंटरेस्ट में सेक्स टैक्स, सॉरी, जो भी इंटरेस्ट के अंदर टैक्स सेविंग्स है ना ऑन डेट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यानी सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का जो डेट पे इंटरेस्ट पे जो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा वो आप इसमें ऐड कर दो, वो आप इसमें ऐड कर दो, आपकी फर्म की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। और ध्यान रहे, जब आप टैक्स सेविंग ऐड करने के लिए जब आप डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करोगे ना, डिस्काउंट रेट आप इस्तेमाल करोगे पीवी में खींचने के लिए, तो वो डिस्काउंट रेट हमेशा ध्यान रखना प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना आपको। क्या लेना आपको, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना आपको, ये ध्यान रखना। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं लेते। ये ध्यान रखना, WACC जब हम लोग निकालते थे तो वहां पर तो इंटरेस्ट का खर्चा होता था, हम EBIT में इंटरेस्ट का खर्चा फिर भी माइनस नहीं करते थे, पूरी फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम EBIT से सीधा टैक्स माइनस करते थे। तो वहां पर इंटरेस्ट पे भी टैक्स दे दिया हुआ रहता है, इसी वजह से हम WACC से निकालते समय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सीधा इक्विटी की वैल्यू निकाल, और इसीलिए आप यहां पर प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लोगे। तो ये ध्यान रखना, WACC से निकालते समय वही कंसेप्ट है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, बट यहां पर इस मेथड के लिए आप कॉस्ट ऑफ डेट जो लोगे वो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लोगे। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो यहां पर आप देखिए, क्वेश्चन है आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ 5.6% और टैक्स रेट दिया हुआ 30%। तो ये जो 5.6% है ना, ये 70% है, ये पोस्ट टैक्स है। तो हमें प्री टैक्स निकालना पड़ेगा, 5.6 डिवाइड बाय 70%, ये 8% आएगा। तो यही आपका जो है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। तो समझ में आ गया? यस। तो हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे एक एक करके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 250 लाख का होगा, इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा 250 लाख का होगा, और इकोनॉमिक लाइफ इसके 10 ईयर्स होगी। तो मतलब 0th ईयर में आपका आउटफ्लो होगा 250 लाख का, और डेप्रीशिएशन पर एनम हर साल आपका 25 लाख का डेप्रीशिएशन भी होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन ने बोला इबिट्टा, इबिट्टा का मतलब ये EBITD होना चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इबिट्टा जो है वो 33 लाख का होगा, और ये 20 सालों तक होगा, 20 ईयर्स तक। तो इबिट्टा आपका कलेक्शन 20 ईयर्स तक होगा, लेकिन ये ध्यान रखना डेप्रिसिएशन सिर्फ 10 साल तक की है। और आगे क्वेश्चन है फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र नहीं किया, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने जो इक्विपमेंट 250 लाख रुपीस देके खरीदा है, ये वन टाइम अभी हमारा खर्चा है, और आगे जाके हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला। आगे जाके हमें फर्दर मशीन खरीदने की जरूरत नहीं, और ये एज्यूम किया जाएगा कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा आपका। ध्यान रखना अभी, जैसे हम बिजनेस वैल्यूएशन में तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, या कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशनल भी होता था आपका। तो वैसा कुछ यहाँ पर हम नहीं मानेंगे, हम समझेंगे आगे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना नहीं, वन टाइम इक्विपमेंट खरीदना है, और 10 साल के बाद आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे तो आपका टोल कलेक्शन होगा 33 लाख करके 20 ईयर्स तक। ये डेट से रिलेटेड पॉइंट है, बाद में पढ़ना है। इक्विटी का रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, 12% इक्विटी का ध्यान रखना। ऑल कैश फ्लोज विल बी इन USD, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ही ऊपर सॉल्व करता हूँ। मैं सॉल्व जानबूझ के खुद करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखो यहाँ पर अब मेरा जो इबिट्टा है वो है 33 लाख, इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 25 लाख का। आप बोले सर डेप्रीशिएशन क्यों माइनस करो, आप तो कैश फ्लो निकालना चाहते हो, कैश फ्लो में डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होता, एग्री करता हूँ, बट हम टैक्स सेविंग लेने के लिए कर रहे हैं। तो इबिट्टा में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो EBIT आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, आपका 8 लाख आएगा। अब इसमें इंटरेस्ट का खर्चा हमारा 0 है, क्योंकि हम अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपका EBT जो आएगा वो 8 लाख का आएगा। अब इसमें टैक्स देंगे, तो जो टैक्स दे रहे हैं वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट पे नहीं दे रहे, इंटरेस्ट तो 0 हमारा, हम EBT में टैक्स दे रहे हैं, यानी इक्विटी के प्रॉफिट में हम टैक्स दे रहे हैं 30% का। तो आपका पैट आ जाएगा 5.6 लाख, और इसमें आप डेप्रीशिएशन वापस से ऐड बैक कर दोगे, 25 लाख का डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दोगे, ये 30.6 लाख का कैश फ्लो आएगा आपका। पर ध्यान रखना ये फर्स्ट 10 ईयर्स की ही बात है, पहला 10 साल, क्योंकि पहला 10 साल ही आपका डेप्रीशिएशन माइनस हो रहा है, क्योंकि डेप्रीशिएशन की लाइफ जो प्रोजेक्ट है, मशीन है, उसकी लाइफ 10 ईयर्स, आप देख लो
10 ईयर्स। तो पहले 10 साल ही आपका ये होने वाला है, लेकिन टोटल इबिट्टा हमें 20 ईयर्स तक मिलेगा। तो अब मुझे एक और हिसाब करना पड़ेगा, पता नेक्स्ट 10 ईयर्स का। नेक्स्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त मेरा इबिट्टा जो होगा, इबिट्टा तो वही होगा मेरा 33 लाख होगा, लेकिन मेरा डेप्रीशिएशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले 10 साल ही डेप्रीशिएशन हो रहा है। ईबीएटी मेरा 33 लाख ही होगा। इंटरेस्ट का खर्चा भी मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, ये 33 लाख की ईबिटी होगा। टैक्स हम दे देंगे 30%, यानी 9.9 लाख, 30% टैक्स है। तो मेरा पैट आ जाएगा 23.10 लाख, और डेप्रीशिएशन तो कुछ था ही नहीं, तो मेरा कैश फ्लो आ जाएगा 23.10 लाख। तो ये देखो, ये पहला 10 साल का कैश फ्लो, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स का कैश फ्लो, टोटल हो गया 20 साल का। तो पहला 10 साल का कैश फ्लो को मुझे प्रेजेंट वैल्यू में खींचना है। कैसे खींचूं? मैं डिस्काउंट रेट देखूंगा। तो पहला 10 साल का देखो 12% से मुझे खींचना है। क्यों भला? क्योंकि हम इक्विटी फाइनेंसिंग ही मान रहे हैं 100%। डेट यहां पर हम कंसीडर नहीं कर, हम ये अज्यूम करें कि कोई डेट फंड है ही नहीं, है ना। तो यहां पर इंटरेस्ट हमने जीरो लिया, ये मानते हुए कि नो डेट फंड। ठीक है, ये एजम्पशन है 100% इक्विटी। तो और आपका इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 12%, तो उसी से खींचेंगे। तो 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पहला 10 साल का पीवी फैक्टर दिया हुआ, पीवीएफ दिया हुआ है 5.650। तो 5.650 से खींच लेंगे। तो पहला 10 साल का ही खींचा। देखो मैंने 10 साल का लिया, 20 ईयर्स का नहीं लिया, क्योंकि ये पहला 10 साल का कैश फ्लो है, और 10 साल का ही मैंने लगाया 5.650। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स का मैं कैसे लूं? तो नेक्स्ट 10 ईयर्स का तो मुझे नहीं दिया हुआ, लेकिन टोटल 20 ईयर्स का दिया हुआ है। तो आप देखो, अगर मान लीजिए टोटल पहला 10 साल का है 5.650, और टोटल 20 ईयर्स का है, टोटल स्टार्टिंग से लेकर 20 ईयर्स तक का 7.469। तो आप खुद बताओ नेक्स्ट 10 ईयर्स का कितना होगा। ये यहां पर जो नेक्स्ट 10 ईयर्स है, इसका कितना होगा? इसका होगा 7.469 माइनस 5.650, 1.819 आएगा ये वाला। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स का 1.819 होगा। इसको 1.819 से खींच दो, 23.10 इंटू 1.819, 42.0189। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो आ जाएगा। कितना आएगा? ये वाला भी कितना आ रहा है? 5.65, 172.89, 172.89 प्लस 42.0189, 214.9089। लेकिन इसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते तभी तो एनपीवी आते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 250 का लग रहा है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यानी एनपीवी जो है वो कितना आएगा? -250 कर दो। ये नेगेटिव आ रहा है 35 पॉइंट -35.091। ये शायद 3 डेसिमल में क्वेश्चन ने बोला है हमें। क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे ही करना, आप ये ध्यान रखना। देखो 3 डेसिमल प्लेस, जब क्वेश्चन अगर 3 बोले तो 3 में लेना राउंड ऑफ करके। अब लास्ट डिजिट तो 1 है, तो राउंडिंग ऑफ होगा भी नहीं, तो ये आपका वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए किया था, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये मैंने वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड फॉर्म एक स्टेप तो मैंने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग लेना है। तो आपका टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग आपको कितना मिलेगा? आप डेट उठाओगे 150 लाख का, 6% के रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 ईयर्स तक के लिए। देखो 15 ईयर्स दिया हुआ है, तो आप 150 लाख पे हर साल 6% इंटरेस्ट जमा करोगे, 15 ईयर्स तक आपका ये होगा। चलो वो तो बाद में देखेंगे। तो 150 लाख पे 6% आपका इंटरेस्ट का खर्चा है। इस पे 30% आपको टैक्स सेविंग मिलेगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट का खर्चा करोगे, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा ये है, ठीक है, ये इंटरेस्ट का खर्चा है, ये टैक्स रेट है। तो आपका कितना आएगा? 9 का 30% 2.7 लाख होगा पर एनम फॉर 15 ईयर्स। तो देयर फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग क्या होगा? बताओ किससे खींचोगे आप? 2.7 लाख इंटू पीवीआईएफ है
प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना है मैं। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मैंने निकाला था क्या, 8% निकाला था ना मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने सर नहीं बताया था आपको। देखो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 5.6% है, यानी 5.6% जो ये 70% है, ये ध्यान रखना। 5.6% जो है ये क्या 70% है, क्योंकि पोस्ट टैक्स है, मुझे प्री टैक्स चाहिए, तो प्री टैक्स 8% होगा। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कि जो हम डिस्काउंट रेट लेंगे वो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं लेंगे, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेंगे हम, ये ध्यान रखना। तो हमारा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 8% है। पोस्ट टैक्स दिया हुआ क्वेश्चन है, हमने प्री टैक्स में कन्वर्ट किया और 15 ईयर्स। 8% 15 ईयर्स का पीवीएफ दिया हुआ है क्या, ये देखो 8% 15 ईयर्स का दिया हुआ है 8.559। 2.7 इंटू 8.559, 23.109, हम लोग 3 डेसिमल में लेंगे राउंड ऑफ करके, ये आएगा। तो देयर फॉर वैल्यू कितना आएगा, उधर -35.091 है और इधर +23.109 है, स्टिल नेगेटिव ही आ रहा है। -11.98 है ना। प्रोजेक्ट हम बता देंगे इज नॉट वाइबल, नेगेटिव है ना, इस वजह से प्रोजेक्ट हमारा जो है वाइबल नहीं है। तो हम इस प्रकार से हम सॉल्व पूरा कर सकते हैं। देखो मैं आपको आईसीए के स्टाइल में भी सॉल्व करवा सकता था, बट वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी पता, आप कहीं पर अटक जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है डेप्रिसिएशन वगैरह का। तो ये स्टाइल में मैंने किया, पूरा आपका आंसर आएगा, पूरा आपको मिलेगा मार्क्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आईसीए के स्टाइल में अगर आपको मैं दिखाऊं, तो आईसीए का स्टाइल आप खुद गो थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा इजी लग सकता है आईसीए वाला, मैं नहीं कहता, पर आपको मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाता। तो मेरे स्टाइल से भी फुल मार्क्स है। आईसीए के स्टाइल में देखिए आईसीए ने क्या किया, देखो उन्होंने भी ये निकाला 35.091, इसी के मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने भी 23.109 निकाला, फिर उन्होंने भी 11.982 निकाला। अच्छा उन्होंने 3 डिजिट के हिसाब से निकाला, यहाँ पर हमारे से गलती होगी, हमने 2 डिजिट में निकाल दिया था लास्ट का। हर चीज़ ही 3 डिजिट में निकलेगी। 35.091 -23.109, 11.982 होगा। ये 3 डिजिट में लिख के आना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, क्योंकि बोला है सारा आंसर 3 डिजिट में होना चाहिए आपका। तो अब मैं इनका आंसर अगर आपको एक बार दिखा दूं, ये देखो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता दूं, इनका भी सिंपल आंसर है। इन्होंने क्या किया, 250 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो नेगेटिव में रहेगा। इबिट्टा इन्होंने लिया, इबिट्टा में सीधा टैक्स लगा दिया, बोला इबिट्टा जो भी हमारा 33 लाख होगा इसका 70% ले लिया इन्होंने, 23.1, और उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींच दिया सारे। 23.1 एक साल तो नहीं होगा, 20 ईयर्स तो होगा, इंटू 7.469, 172। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने अलग अलग से किया, टैक्स को अलग अलग से किया। इन दोनों का नेट यही आएगा, देख लेना जो हमने निकाला 172.534 होगा, इन दोनों का देख लो, 246.477 -73.943, देखो ये आएगा, मुझे पता ही था। मैंने क्या किया, मैंने बोला 33 लाख का आपका इबिट्टा है, उसमें टैक्स हटा दो, तो आपका जो आएगा उसको पीवी में खींच दिया, मैंने ये बोला। इन्होंने अलग से इबिट्टा किया, अलग से टैक्स को प्रेजेंट वैल्यू में खींचा, बात एक ही ये आना है। और टैक्स सेविंग को अलग से ले लिया, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग, मतलब हमें पता है डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है, तो इबिट्टा को सीधा ले लिया, मतलब इबिट्टा को मान लिया आफ्टर टैक्स इफेक्ट देने के बाद, बोल दिया कि ये आपका कैश फ्लो। मतलब हमने क्या क्या पता है, हमारा जो इबिट्टा है, हमने बोला हम इसमें, ये इबिट्टा हमारा 33 लाख है, हमने बोला हम डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, माइनस नहीं करेंगे। हमने बोला इंटरेस्ट का खर्चा भी नहीं, वो भी माइनस नहीं करेंगे, हमने सीधा टैक्स माइनस किया। तो टैक्स माइनस किया 9.9 लाख, तो ये आया 23.10 लाख। ठीक है, आप ऐसे भी सिंपल कर सकते हो, प्लस इसमें हमने टैक्स सेविंग किया, वो अलग से करना पड़ेगा। तो 23.10 लाख का 7.469 से किया, तो 172.534 आया आपका कैश फ्लो। इसमें टैक्स सेविंग भी लेना है हमें, डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग मिलेगा ना हमें, तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 25 लाख का 30%, 7.5 लाख का टैक्स सेविंग हर साल मिलेगा, 15 साल तक कि 10 साल तक, 10 साल तक सॉरी, इंटू 5.650, क्योंकि 10 साल तक आपको टैक्स सेविंग मिलेगा 7.5 लाख का, 10 साल का पीवी है 5.650, 42.375 प्लस 172.534, 214.909,
ये माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250, वही है 35.091। पहले भी तो मेरा वही था, मेरा लॉन्ग कट है, मैं एग्री करता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, आप एग्जाम में ऐसे ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट मुझे वो अंडरस्टैंडिंग देना जरूरी था। अब आपको क्लियर है, हाँ सर सही किया, डिप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस क्यों करें, हम सीधा डिप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग ले लेते हैं। मैंने वहां पर डिप्रिसिएशन माइनस किया प्लस किया, यहाँ पर हमने बोला डिप्रिसिएशन क्यों माइनस करें, हम सीधा ईबिटा में टैक्स माइनस करेंगे, ये कैश फ्लो होगा प्रेजेंट वैल्यू में खींच दिया, और डिप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग अलग से ऐड कर दो, आ गया माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल अप्रोच है, एग्री, टोटली एग्री, बट उससे कंसेप्ट ज्यादा क्लैरिटी होता। आप एग्जाम में ऐसे कर लो, तो आप एग्जाम में ऐसे करोगे, आपका ये आ गया, और सेकंड वाला पार्ट तो हमने निकाला था 23.109, आपका 11.982 आ गया, बोल देंगे आईपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बस बात खत्म। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आईसीए वाला ओरिएंटेड भी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, और हमारा ये आरटीपी के और तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं करने लायक। अब हम सीधा एमटीपी में जंप कर सकते हैं, ये सब हम सीधा एमटीपी में जंप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कराना है, ये क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद एमटीपी में जंप करेंगे। एक वाला और क्वेश्चन है, ये भी करा देता हूँ आप लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए इज होल्डिंग 10,000 शेयर्स of face value rupees 100 each of MS XYZ Limited. He wants to hold these shares for long term and have no intention to sell. इसका कोई सेल करने का इंटेंशन नहीं है, लॉन्ग टर्म तक रखेगा ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10,000 शेयर्स का, 100 रुपीज करके फेस वैल्यू है। 1 जनवरी 2020 को एबीसी लिमिटेड, दूसरी कंपनी की बात कर रहा है, दूसरा कोई है। शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है, मिस्टर ए। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ 10,000 शेयर्स, और मेरा लॉन्ग टर्म पर्पस है, बेचने का कोई इंटेंशन नहीं। अब 1 जनवरी 2020 को मान लो आप एबीसी लिमिटेड हो, आपने शॉर्ट सेल्स किया है किसी XYZ लिमिटेड को, एंड अप्रोच मिस्टर ए टू लैंड हिज शेयर्स अंडर स्टॉक लैंडिंग स्कीम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास 10,000 शेयर्स है, मैं बेचने का कोई इंटेंशन नहीं रखता हूँ, आपके पास कोई शेयर्स नहीं है, लेकिन आपने शॉर्ट सेल कर दिया है, किसको, XYZ को शॉर्ट सेल्स कर दिया, तो भाई आपको डिलीवरी देना पड़ेगा ना। आपने शॉर्ट सेल किया तो बेचा है, तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, पर आपके पास तो है नहीं। तो आप चले आए मेरे पास मुंह उठा के, बोला कि मुझे ना उधार चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए, उधार, पैसे। बोला नहीं, पैसे उधार नहीं चाहिए। आपने कहा कि मेरे शेयर्स बोरो करना चाहते हो। हाँ जी हाँ, आपने मेरे से कहा कि आप मेरे शेयर्स बोरो करना चाहते हो, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च तक। तो मतलब 3 महीने के लिए मैं आपको पैसे उधार नहीं दे रहा हूं, मेरे पास जो 10,000 शेयर्स है वो मैं आपको 3 मंथ्स के लिए उधार दूंगा। Lending charges fees of 1% to be paid every month on the closing price of the stock quoted in stock exchange. मैंने आपको बोला कि जबकि मैं उधार दे रहा हूं तो कुछ तो फायदा लूंगा। मैंने आपको बोला कि जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसका 1% मुझे आपको हर महीना देना पड़ेगा। जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा हर महीना 1% देना पड़ेगा क्लोजिंग प्राइस का। बैंक गारंटी भी आप मुझे दोगे एज कोलेटरल। मैंने बोला ठीक है, मैंने आपसे 2 शर्तें रखी है। मैंने बोला एक तो आप मुझे क्या दोगे, हर महीना 1% दोगे क्लोजिंग प्राइस का, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग प्राइस चलेगा, क्योंकि वो लिस्टेड शेयर्स होंगे। तो एक, हर महीना मुझे 1% दोगे, और दूसरा आपको मुझे कोलेटरल भी देना होगा, बैंक से गारंटी दिलवाना होगा। तो आपने मान लो बैंक से गारंटी भी दिलवाओगे, तो आप जो अदर इन्फॉर्मेशन में बोला, आप जो बैंक से गारंटी दिलवाओगे कि कल को आप मुझे शेयर्स नहीं दे पाए मेरा वापस, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना, वो मुझे बैंक देगा पैसा। तो बैंक से भी तो आपसे कुछ मुनाफा खाएगा, तो बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट लेगा, मेरे से नहीं लेगा, मैं तो आपसे गारंटी मांग रहा हूँ। तो आपका दो खर्च है, एक तो मुझे 1% मंथली दोगे, और दूसरा बैंक को भी आपको कुछ देना पड़ेगा गारंटी दिलवाने का, 8% पर एनम के हिसाब से। 29 फेब 2020 को XYZ ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 25% का। तो जो मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूं ना, ये मैं XYZ का ही शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, तो इन्होंने मुझे क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये डिविडेंड मुझे मिलेगा, जो असली होल्डर है, जो असली मालिक है, उसी को मिलता है। मैंने तो लैंड किया, बेचा थोड़े ना, मुझे मिलेगा, मैं असली मालिक हूँ। 25% किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है, 100 है, देखो ये रहा। हमेशा फेस वैल्यू में डिविडेंड मिलता है, तो 25 रुपीज पर शेयर डिविडेंड भी मिलेगा। क्लोजिंग प्राइस बता दिया आपका, अलग अलग डेट का देखो। 1 जनवरी का तो मतलब नहीं है हमें, फर्स्ट मंथ एंड, सेकेंड मंथ एंड, थर्ड मंथ एंड, दो सिनारियो बताते हो, तो दोनों सिनारियो में हमें देखना है। तो देखो मुझे दोनों सिनारियो में 25 रुपीज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड की कमाई मेरी होगी। कोई भी सिनारियो, डिविडेंड मुझे डिक्लेयर हुआ, 25 रुपीज की कमाई होगी। अब जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसमें 1% भी मिलेगा। ये क्लोजिंग प्राइस पे 1% कितना होता है, 10.2। 1020 का 1%, 10.2, इसका 1% 10.40,
इसका 1% 10.50, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 31.10 पर शेयर मुझे यहाँ मिलेगा। यहाँ पर 80 का 1% 9.8, 1% 9.6, 1% 9.4, तो कितना हो रहा है ये 9, 18, 27, 28.4, 28.8 आ गया आपका। तो अब मेरी बात सुनो, दो सिनारियो, सिनारियो वन, सिनारियो टू। सिनारियो वन में मुझे एक तो 31.10 मिलेगा जो मंथली फ़ी मिल रहा है, और एक डिविडेंड मिलेगा 25, तो 41, 51, 56.10 पर शेयर की मेरी कमाई यहाँ पर। और इधर मुझे मिलेगा 28.8 प्लस 25 का डिविडेंड, 38, 53.8 की मेरी पर शेयर कमाई है। और टोटल शेयर मेरे पास कितना है, 10,000 शेयर है, तो टोटल कमाई कितनी होगी, टोटल कमाई होगी 5610,000, है ना। 56 इंटू 10,000 ही 56100 होगा, 538,000, ये आ गया 561,000, 538,000, परफेक्टली निकाला हमने एकदम अच्छे से। तो ये कमाई है आपकी, किसकी कमाई है, ये कमाई है मिस्टर ए की। मिस्टर ए का इतने ही कमाई है और कुछ नहीं है। यस, ये देखो बात खत्म, मिस्टर ए का बात खत्म, यहाँ पर टोटल इतना कमाई है। अब हम ये देखेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, ये देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है तीन चीज। अर्निंग ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनारियो। स्टॉक लेंडिंग स्कीम के तहत आपने कितना कमाया, हमने तो पूरा निकाला। स्टॉक लेंडिंग स्कीम के तहत आपने 31.1 और 28.8 कमाया। 31.1 इंटू 10,000, 311,000 और 28.8 इंटू 10,000, दो अलग अलग सिनारियों में 2,88,000 ये अपने स्टॉक लेंडिंग स्कीम के तहत कमाया। टोटल अर्निंग तो मैंने निकाल ही लिया था, पूरा टोटल अर्निंग इंक्लूडिंग डिविडेंड पूछा है, 561,000, 538,000, ये टोटल है दोनों का, बात खत्म। फिर तीसरा पूछा ए बी सी, जिसने शॉर्ट किया था ना शेयर्स को, उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो देखो इसका लॉस तो क्या क्या हो रहा है हमें ये पता कर लेना, पहले हम ये पता कर लेंगे कि क्या क्या इसका नुकसान है। मैं रफ में करा रहा हूँ, आईसी का सोल्यूशन आप देख सकते हो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रफ में पूरा सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर मिस्टर ए का क्या खर्चा लग रहा है, एक तो मिस्टर ए का ये लगेगा 31.1, क्योंकि मिस्टर ए की कमाई है। तो जो एबीसी है ना, सॉरी एबीसी तो था, यस एबीसी ने शॉर्ट सेल किया, इसका ये खर्चा है, फीस का खर्चा है एबीसी का। डिविडेंड इसका खर्चा नहीं, तो कंपनी देती है, इसका ये खर्चा है। और इसका शॉर्ट सेल में नुकसान हुआ है कि फायदा हो, देखो 1000 में इसने शॉर्ट सेल किया था, सेल किया था 1000 में स्टार्टिंग में, 1 जनवरी को तो शॉर्ट सेल किया, 1 जनवरी को प्राइस 1000 चल रहा है, तो हम मानेंगे 1000 में शॉर्ट सेल किया, और 1050 में अब इसे बाई करके सौदा काटना पड़ेगा। तो इधर तो इसका 50 का नुकसान है, उधर इसका 60 का फायदा है, समझ में आ रहा है। तो इधर इसका 50 का नुकसान हुआ है शॉर्ट सेल में, और इधर इसका 60 का फायदा हुआ है। इधर 81.10 का टोटल नुकसान है इंटू 10,000 शेयर्स। ये तो इसके अलावा यही कहानी खत्म नहीं होती है, और भी इसका खर्चा, इधर 32.8 का फायदा है। ये जो है इसके अलावा इसका एक और चीज लग रहा है, बैंक गारंटी का कॉस्ट भी तो लग रहा है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी भी तो लग रहा है। और ये गारंटी कितना दे रहा है, वैल्यू 1 जनवरी 2020 का वैल्यू में बैंक गारंटी प्रोवाइड किया गया, 1 जनवरी 2020 यानी 1000 के वैल्यू में बैंक गारंटी है। तो आपका 10,000 शेयर्स इंटू 1000 करके इतनी की गारंटी है, इस पे आपका 8% इंटरेस्ट 3 महीने का होगा, क्योंकि गारंटी आपका पर एनम ना 3 महीने की तो गारंटी दी जा रही है, तो 3 महीने का होगा। 10,000 इन शेयर्स इंटू 1000 इसका प्राइस है गारंटी वाले दिन, इंटू 2% सीधा ले सकते हैं, यानी 2 लाख रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसका आएगा इंटू 10,000 शेयर्स अगर हम ले लें, तो 8,11,000 माइनस 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये 10,11,000 इसका नुकसान है। और इधर इंटू 10,000 करेंगे तो 328 माइनस 2 लाख,
1,28,000। एक तरफ देखो 10,11,000 एकदम परफेक्ट निकाला था, फिर 1,28,000 कैसे आया? ये गलत लिख दिया मैंने, ये 31.8 होता, तो ये 3,18,000 होगा। तो ये 31.8 भी नहीं होगा, 31.2 होगा। हड़बड़ी का नतीजा है। तो 3,12,000 होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 1,12,000 आ जाएगा। रफ में करा दिया, बाकी यहाँ से भी हम दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो शॉर्टनिंग द सेट्स में हमने क्या बोला, देखो एक तो आपका 50 रुपीज़ करके नुकसान है, इधर 60 रुपीज़ करके फायदा है। लैंडिंग फी में आपका ये नुकसान हुआ ही था, हमें पता ही है। बैंक गारंटी 2 लाख आया था, इन्होंने 61 पर शेयर करके लिख दिया। 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 करोगे, आपका बैंक गारंटी 2 लाख का आया था, 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर लो तो भी आपका 20 आ जाएगा। ये करके आपका नुकसान और फायदा इंटू नंबर ऑफ शेयर कर दिया, ये आ गया आपका। तो क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं, आप एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, तब आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में दम नहीं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो सिंपल है, मिस्टर ए का कमाई कहाँ कहाँ से हो रहा है? एक तो डिविडेंड से 25 रुपीज़ का कमाई हो रहा है, और हर महीने का क्लोजिंग प्राइस में 1% फी मिलेगा, उससे ये कमाई हो रहा है। तो दोनों मिला के कमाई टोटल अर्निंग आ जाएगी, और स्टॉक लैंडिंग स्कीम से इतनी कमाई हो रही है। तो पहला और दूसरा आंसर तो आएगी आपका, बात ही खत्म होती है। फिर आपका गारंटी में हमने ये देखा कि उसका एक तो लैंडिंग का खर्चा है, और एक इसकी कमाई हुई है शॉर्टनिंग में, और एक इसका गारंटी का भी खर्चा 2 लाख रुपीज़ का, तो हमने निकाल लिया, बात खत्म। तो इसी के साथ हमने आरटीपी के क्वेश्चन जो भी थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम एमटीपी पे आ जाएंगे। चलिए, तो अभी हम एमटीपी सीरीज 1 में जो भी आपके एमसीक्यूज के सिनारियो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो भी एडिशनल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पहले केस सिनारियो 1 हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक ए इज इन नीड ऑफ फंड फॉर ए पीरियड ऑफ 14 days। टू मीट दिस फाइनेंशियल नीड ऑन 20 September, बैंक ए एंटर्स इनटू ए agreement with bank B under which it will sell 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स एट द रेट 5.65% for ₹8 crore। ये आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, ये रीपर्चेस ऑप्शन की बात है। रेपो एंड रिवर्स रेपो का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्वेश्चन भी किया था, ये रीपर्चेस ऑप्शन यानी रेपो की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। क्लीन प्राइस आपको दिया हुआ है 9942, आपको क्लीन प्राइस दिया हुआ है। इनिशियल मार्जिन बता दिया 2% का, एंड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड इज 31 December 2028। कंसीडर 360 days इन ए ईयर एंड इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। आपसे पूछा गया कुछ कुछ सवाल यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर चलो ये देख लेते कि क्या क्या सवाल पूछा, उस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1 में ऐसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं सॉल्यूशन पूरा, आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया हुआ इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, पर हम एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। द अरेंजमेंट एंटर्ड बिटवीन बैंक ए एंड बैंक बी विल बी कॉल्ड व्हाट? रीपर्चेस रेपो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो रीपर्चेस ऑप्शन होगा आपका ये। फिर डर्टी प्राइस पूछा, डर्टी प्राइस हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे डर्टी प्राइस निकालते? देखो आपका डर्टी प्राइस क्या होता है, डर्टी प्राइस इक्विवेलेंट टू कैसे निकलता है हमारा? क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसे तो डर्टी प्राइस मतलब जो आपकी मार्केट प्राइस है वही डर्टी प्राइस होती है, बट डर्टी प्राइस को निकालने का एक और तरीका, क्लीन प्राइस क्वेश्चन है जब आपको दिया हुआ है 9942, क्लीन प्राइस मेरे पास है 9942, मैं इसमें एक्रूड इंटरेस्ट लगा दूंगा तो मेरा डर्टी प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखो 20 September 2023 को बैंक ने एग्रीमेंट किया है, मतलब मैं बैंक हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, आप बैंक भी हो। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऐसे कोलेटरल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में आपको सेल करूंगा 10% जो देता है, और आप मुझे 8 करोड़ रुपीस का मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड दूंगा। आप मुझे पैसे दीजिए 14 डेज के लिए, मुझे 14 डेज के लिए पैसों की जरूरत है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा एक्रूड इंटरेस्ट है? जो 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आज की डेट में इस पर कितना इंटरेस्ट कैरी कर रहा है उतनी उसकी मार्केट प्राइस होगी। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप देखो कि इंटरेस्ट कितना इसके अंदर एक्रू कर रहा होगा 20 सितंबर में, तो यहाँ पर ये इशू हुआ 1 जनवरी 2023 को, तो आपका 1 जनवरी 2023 को इशू ही हुआ ये, यहां से लेके 20 सितंबर आज की डेट है, तो इतने दिनों का इसमें इंटरेस्ट एक्रूड है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी 2023 होता तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट एक्रू नहीं होता आपका, लेकिन जैसे जैसे टाइम पार होगा वैसे वैसे तो इंटरेस्ट एक्रू होगा ना। आज मान लीजिए मेरे पास कोई बॉन्ड है, मैंने बॉन्ड खरीद के रखा हुआ है,
तो बॉन्ड में जितना लंबा टाइम होल्ड करूंगा उतना उस पर इंटरेस्ट एक्रू होते जाएगा, उतना मेरा इंटरेस्ट का इनकम एक्रूअल बेसिस में जनरेट होते जाएगा। मिले नहीं मिले बात की बात है, एक्रूअल बेसिस में एक्रू तो होते जाएगा। तो कितने पीरियड का हो रहा है, जनवरी का महीने का पूरा 31 डेज, फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का चलो 19 डेज ले लिया 20 है। तो हमने ये हमारा इतना डेज का एक्रूड इंटरेस्ट है। तो कितना आ रहा है, ये देखो 32 आ रहा है, तो 30 90 हो गया, 120 151 181 211 220 250 281 डेज आ रहा है, 281 डेज आ रहा है। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है। तो 10,000 का फेस वैल्यू है ना, 10,000 का फेस वैल्यू है, इस पे आपका 10% का बॉन्ड है, 10% कूपन मिलता है। तो हमें 1 साल का 10% कूपन मिलता है। अभी तक हमारा नंबर ऑफ डेज कितना हुआ था, मैं भूल ही गया कितना निकाला था हमने। ऐसे कर लेते हैं 30 60 90 120 150 180 210 240, यहाँ तक 240 हो रहा है। और इसमें दो तो इसकी भरपाई हो जाएगी, 240 241 242 243, है ना। 262 यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, कभी कभी कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लग जाता है मुझे। 30 60 90 120 150 151 होगा इधर, और इधर 161 170 200 230 262 डेज आ रहा है। 262 डेज डिवाइड बाय 360। क्यों 360 लिया मैंने पता है, क्योंकि क्वेश्चन ने नीचे बोला था ये रहा 360 डेज कंसिडर करो, नहीं तो 365 डेज ही लेते हैं। 1000 का 10,000 का 10% तो 1000 होता है, इंटू 262/360, 727 आ रहा है। तो 9942 प्लस 728 ले लेंगे राउंड ऑफ में। 9942 क्लीन प्राइस है, एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है 728, 10670 आ रहा है। तो डर्टी प्राइस क्या होगा, 10670 होगा। ये आंसर हमारा, ये देख लीजिए, ये रहा आंसर हमारा। देखा कितना सिंपल है, निकाल लिया हमने एकदम अच्छे से करके। उसके बाद बोला स्टार्ट प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन सेल बी अप्रोक्सीमेटली। तो आप देखो सिंपल सी बात है, हम उन्हें 8 करोड़ का फेस वैल्यू का बॉन्ड देंगे, 8 करोड़ यानी 800 लाख का फेस वैल्यू का बॉन्ड देंगे। एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10,000, जबकि उसकी मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, मतलब 8 करोड़ का फेस वैल्यू बॉन्ड है, क्वेश्चन ने बताया, और एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 10,000 है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड से आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपका 8,000 है। और डर्टी प्राइस हमने जस्ट अभी निकाला, डर्टी प्राइस ही मार्केट प्राइस होता है, कितना 10670 है ना। तो आपका टोटल मार्केट प्राइस क्या होगा बॉन्ड का, 8,000 इंटू 10670, तो 85360, 85360 इतना का हम बॉन्ड दे रहे हैं। मतलब मैं आपसे 14% पे, सॉरी, मैं आपसे 14 डेज के लिए पैसे मुझे चाहिए, बदले में मैं कोलेटरल के रूप में इतना बॉन्ड दे रहा हूं। तो मुझे नियम से आप मुझे इतना पैसा उधार दे सकते हो, बैंक भी मुझे इतना पैसा उधार दे सकता है। लेकिन रुको जरा, यहां पर बोला इनिशियल मार्जिन 2% है। आपको पता है जितना आप कोलेटरल देते हो उतना बैंक आपको पैसा नहीं देता। बैंक बोलता है कल को तुम इंटरेस्ट में डिफॉल्ट वगैरह कर जाओगे तो इसलिए बैंक वहां पर क्या करता है, जब आपको पैसे देता है तो आपसे कोलेटरल जितना लेता है उसमें से कुछ मार्जिन काट लेते हैं। तो आपका यहाँ पर स्टार्ट प्रोसीड जो होगा 85360 में से 2% मार्जिन काट के आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि मार्जिन 2% पता है, -2% कर दो। 83652 800, 83652 800 कहाँ गया, यही नहीं क्या, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। 83652 800 को 83653,000 राउंड ऑफ किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये राउंड ऑफ में। तो हम ये इसको राउंड ऑफ करके बोलेंगे 83653,000 राउंड ऑफ कर देंगे हम इसको, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर सेकंड लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेकंड लेग का मतलब ये, फर्स्ट लेग मतलब मैं इतने पैसे उधार लूंगा, और सेकंड लेग मतलब मैं इतने पैसे जो मैंने उधार लिए हैं, 83653,000 राउंड ऑफ कर दिया ना, तो ये बाद में मैं चुकाऊंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 14 डेज के लिए मैं उधार ले रहा हूँ, है ना, और मैं 5.65% के रेट पे उधार ले रहा हूँ। तो मैं 83653,000 पे
5.65% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने दिनों का? 14 डेज का। 14/360 डेज। 183,804 इसमें आप जोड़ दो, प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट 836,53,000। 838,36,804 ये रहा, ये वाला आंसर आ गया आपका। कितना सिंपल है। अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट पूछा है तो पहले निकाल लिया था। कहाँ निकाला था? ये रहा 728। देखो हो गया। तो ये क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा समय लगाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा हुआ आपके बुक में है, तो मैंने फटाफट से आपको क्वेश्चन ये करा दिया। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन में मैं फटाफट से इसका डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ, तो आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होगी, आपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। रिवर्स एनएवी, मैं यहाँ पर, अगर आप इसे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ पर इसके लिंक शेयर कर दूंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करा है उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और कौन से टाइम स्टाम्प है वो भी बता दूंगा मैं। चलो, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9.98%। डिविडेंड यील्ड नहीं, सिर्फ डिविडेंड है, वो हमेशा फेस वैल्यू में दिया जाता है। ऑन द यूनिट्स अंडर द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान वाला क्वेश्चन आपने करा हुआ ऑलरेडी। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021, द इन्वेस्टर्स आर इशूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ द क्लोजिंग एनएवी फॉर द ईयर। ऑब्वियसली बात है, क्लोजिंग एनएवी में जितना डिविडेंड री इन्वेस्ट करोगे एडिशनल यूनिट्स दिया जाता है। क्लोजिंग एनएवी बता दिया 24.95 ऑन 31 March 2021, है ना। ईयर एंड में 31 March 2021 में क्लोजिंग एनएवी कितना है आपका? 24.95 है। एन इन्वेस्टर मिस्टर एक्स हु इज हैविंग 20,800 यूनिट्स एट द ईयर एंड, आपके ईयर एंड में अभी टोटल इतना है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टोटल 20,800 यूनिट्स आपके पास है, ठीक है। एट द ईयर एंड हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एट द रेट ऑफ ओपनिंग एनएवी प्लस एन एंट्री लोड ऑफ 0.04। द एनएवी हैज अप्रिशिएटेड बाय 25% ड्यूरिंग द ईयर। तो आप ये सोचो, अभी क्लोजिंग एनएवी है 24.95, और ये 25% से ड्यूरिंग द ईयर एप्रिशिएट हुआ था, तो 24.95, तो ये आपका जो है, ये देखा जाए तो ये मैं 125% से डिवाइड करूंगा तो मेरा ओपनिंग एनएवी आ जाएगा, क्योंकि 100% मैंने पैसा लगाया, 25% ड्यूरिंग द ईयर एप्रिशिएट हुआ, तो ये 24.95 इज इक्विवेलेंट टू 125% है, तो ओपनिंग एनएवी इसी से आ गया हमारा। तो ओपनिंग एनएवी कितना होगा? 24.95 डिवाइड बाय 125%, 19.96, ये हमारा ओपनिंग एनएवी है 19.96। लेकिन हमने ओपनिंग एनएवी तो 19.96 है, पर हमने जब खरीदा तो 19.96 देके खरीदा कि एंट्री लोड भी दिया था? एंट्री लोड भी हमने 0.04 दिया था। एनएवी तो इतना ही है, एनएवी यही है, एनएवी मत बोलना 20 है, पर कॉस्ट आपका जो लगा है वो ओपनिंग एनएवी प्लस 0.04 एंट्री लोड, कॉस्ट आपका 20 रुपीज पर यूनिट लगा, ये फर्क है। एनएवी 19.96 है, पर यूनिट हमारा कॉस्ट लगा 20 रुपीज, क्योंकि एंट्री लोड भी 0.04 का हमें देना पड़ा। बोला फेस वैल्यू है मान लीजिए यूनिट का 10 रुपीज। बेस्ड ऑन द अबोव सिनारियो ओपनिंग एनएवी पूछा, तो ओपनिंग एनएवी में चलो शुक्र है 20 नहीं लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ रहता तो भी वो गलत होता। 19.96 ही एनएवी, हाँ आपका कॉस्ट लगा 20 वो अलग बात है, 19.96 आपका ओपनिंग एनएवी। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कितना किया वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बोलोगे सर 20,800 आपका नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने डिविडेंड जो आपको मिला वो अपने री इन्वेस्ट किया, तब आपका इतना यूनिट हुआ, तो ओपनिंग यूनिट तो इतना था नहीं, वो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का भी तरीका मैं यहाँ पर, इसको मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सेम हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, शॉर्टकट बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले डिविडेंड का अमाउंट निकालो कितना आ रहा है। डिविडेंड आपका फेस वैल्यू में दिया जाएगा 9.98% ऑफ 10, यानी 0.998 का डिविडेंड है, 0.998 का डिविडेंड है। तो आप क्या कर सकते हो, एकदम सिंपल रख सकते हो चीज को। आपका एनएवी कितना है अभी? 24.95 आपका एनएवी। लेकिन आपको पता है ये एनएवी नहीं था पहले, पहले ये एनएवी नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि पहले डिविडेंड देने की वजह से एनएवी गिर जाता आपका। आपको पता होगा जब भी हम डिविडेंड देंगे वो री इन्वेस्ट करने के बाद भी वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि री इन्वेस्ट करने के बाद यूनिट्स बढ़ता है, एनएवी नहीं बढ़ता है। तो आप ये समझो एनएवी आपका 24.95 पहले नहीं था, पहले आपका एनएवी ज्यादा था। कितना था एनएवी? 0.998 आपने डिविडेंड पर यूनिट दिया,
तब आपका एनएवी 24.95 हुआ। तो 24.95 आप ये समझ लीजिए आपका एनएवी, उसमें डिविडेंड भी दिया गया 0.998 का, 24.95 प्लस 0.998, 25.948 है ना। ये हम समझेंगे कि 25.948 आपका ये एनएवी था मतलब। तो यहाँ पर मैंने अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैं ये बताऊंगा नहीं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको एकदम शॉर्टकट ये बताता हूँ कि आप एक काम करना, जितना डिविडेंड का अमाउंट है वो आप एनएवी में जोड़ दो, जो क्लोजिंग एनएवी ना उसमें आप ये जोड़ दो। अब आपका ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाएगा। अब आपका कैसे निकल जाएगा, देखो 20,800 आपका यूनिट्स है, 20,800 आपका यूनिट्स है। ये 800, 20,800 यूनिट जो है ना, इसको आप बड़े वाले एनएवी से डिवाइड कर दो 25। आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हो, इंटू 24.95 डिवाइड बाई इंक्लूडिंग डिविडेंड 25.948। इसका मैं फॉर्मूला भी बना दूंगा आपके लिए, आपका यूनिट्स आ जाएगा 20,800 इंटू 24.95। क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि यहाँ पर मैं आपको पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ ये वाला। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है आपको, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। एग्जाम में आप क्या लिखो पता है, क्लोजिंग यूनिट्स आपको अगर निकालना है क्या, ओपनिंग यूनिट्स अगर आपको निकालना है तो आप क्लोजिंग यूनिट्स ले लीजिए इनटू क्लोजिंग एनएवी डिवाइड बाय क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड। तो क्लोजिंग यूनिट 20,800 था, क्लोजिंग एनएवी है 24.95 डिवाइड बाय 24.95 प्लस आपका 0.998, ऐसे करके 20,000 यूनिट्स आपका आ जाएगा। आपको एग्जाम के लिए मैंने समझा दिया कि आप ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। बाकी अंडरस्टैंडिंग पूरी चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दे के कराया हुआ। ठीक है, यहाँ पर इतना समय नहीं खराब करते हम। तो 20,000 यूनिट्स हमारा आंसर होगा। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो देखिए हमने ओपनिंग में 20,000 यूनिट्स खरीदा था, ये तो पता चल ही गया है। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने परचेज 20,000 किया था, तो 20,000 यूनिट्स हमने 19.96 ओपनिंग एनएवी था, पर हमने, मैंने कहा ना 20 रुपीज़ दे के खरीदा, एंट्री लोड भी लगा था। तो आपका 4 लाख रुपीज़ आपका ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था। ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर हो गया। अब इसके 9 भी कराऊंगा, 9 से पहले मैं आपको 10 करा देता हूँ। सुनो क्या लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, मतलब वही आंसर यहाँ पर लिखना है, कंसीडर्स एंड यूजेस डाउन साइड डेविएशन इंस्टेड ऑफ टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिनोमिनेटर। बोले कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपका डिनोमिनेटर में आपका डाउनसाइड डेविएशन इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल एसडी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता रहता ना आंसर, तो भी आप ये पता कर पाते हैं। देखो एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आप देखना म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप पैसे लगाते हो, जैसे मैं भी एंड मनी अब स्टॉक्स वगैरह के थ्रू मैं पैसे लगाता हूँ, तो वहां पर देखना हर एक म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ रहता है कि उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो मतलब आपका जो भी ओवरऑल आपकी एनएवी है, ठीक है, उसमें आप कितना खर्चा कर रहे हो। ठीक है, जो अंडर मैनेजमेंट है ना आपका, जो भी एसेट है, जो भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब आपका पास जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल एसेट वैल्यू जो है, जो अपने इन्वेस्टमेंट का, जो म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग शेयर सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है, उसका कितना प्रोपोर्शन आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर, जो मैनेजमेंट एक्सपेंस वगैरह लगता है ना। आज कोई कंपनी चलती है तो कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या रहता है, म्यूचुअल फंड कंपनी हम सभी से पैसे लेती है और उस पैसे को सही जगह में लगाती है, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको मॉनिटर करती है। तो उसके लिए उनको बहुत सारे वर्कफोर्स की जरूरत होती है, कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है, बहुत कुछ सेटअप की जरूरत होती है। तो वो जो खर्चा होता है ना मैनेज करने का, वो खर्चा होता है एक्सपेंस, और उसी का एक्सपेंस रेशियो निकाला जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या होता है, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप मतलब कितना पैसा मैनेज कर रहे हो, लोगों का कितना आपने पैसा लिया जो आप मैनेज करो, डेट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट इनटू 100, ये आपका एक्सपेंस रेशियो बताता है। स्टाफ रेशियो तो आपने पढ़ा ही है पोर्टफोलियो में, ई आर माइनस आर एफ, एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ एस डी ए, टोटल एस डी ए। अगर मैं ट्रेनर रेशियो की बात करूं तो ये ई आर माइनस आर एफ
बाई ये बीटा होता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि ये तीनों में कहीं पर भी डाउन साइड डेविएशन का इस्तेमाल नहीं होता, ये तीनों आपको पता भी। शॉर्टिन और रेशियो ही फिर इसका आंसर होगा, आपको ऐसे पता चल जाएगा, है ना। लेकिन मैं इसका भी बता देता हूँ, शॉर्टिन और रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये बोलता है एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय, ना ही एस डी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही टोटल एस डी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही आप बीटा का इस्तेमाल करते हो, आप डाउन साइड एस डी यानी डाउन साइड डेविएशन का इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम x माइनस एक्स बार करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा x है 10, 5, 20, 50, ठीक है, 40, 2, एक और को कम कर दे रहा हूं मैं, 6, 4, ये मैंने लिया। तो इसका एवरेज क्या आएगा, 10, 30, 80, 80, 120, 122 आ रहा है। 122 डिवाइड बाय 6, ये रुको, 2 को इसको कुछ करना पड़ेगा, ये 2 रहने देता हूँ। अब 10, 30, 70, 110, 120 आ रहा है, 120/6 20 आएगा। एक्स बार आपका देखना 20 आएगा आपका, फटाफट से समझा देता हूँ, एक्स बार 20 आएगा। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या आएगा, पहले वाला -14 आएगा, दूसरे वाला -16 आएगा, तीसरे वाला 0 आएगा, चौथे वाला आपका 28 आएगा, एक्स माइनस एक्स बार ये 20 आएगा, ये -18 आएगा। तो हम क्या करेंगे पता, डाउन साइड डेविएशन मतलब सिर्फ यही सारे डेविएशन से हम रिस्क निकालेंगे। तो 14 × 14 आपका जो है ना, ये तीनों का क्या रिस्क है वो आप निकालोगे, इसी से जो आपका एस डी आएगा उसी को हम डाउन साइड डेविएशन बोलते हैं। मतलब ये अपर वाले को हम नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नेगेटिव रिटर्न्स है, जो नेगेटिव रिस्क है, रिटर्न्स नहीं नेगेटिव रिस्क है, उसी को खाली आप कंसिडर करोगे, क्योंकि नेगेटिव रिस्क उसी में आएगा जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स है। तो नेगेटिव रिटर्न्स 20 के नीचे जो आ रहा है ये इनसी से जो आप रिस्क निकालोगे उसी को डाउन साइड डेविएशन बोला जाता है। एग्जाम के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो, नीचे डाउन साइड डेविएशन है वही शॉर्टिनो रेशियो है, ठीक है, डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसमें अब एक और क्वेश्चन बचा होगा, देखो पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेंस रेशियोस इनकरेक्ट, बोला इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट नहीं पूछा, जो गलत है वो बताओ हमें आप, ये पूछा जा रहा है हमसे। देखो, इट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट वर स्पेंड टू रन ए म्यूचुअल फंड। यूजुअली परसेंटेज ऑफ इनकम नहीं होता, परसेंटेज ऑफ एसेट होता है। जो भी एसेट का परसेंटेज होता है वो म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए हम स्पेंड करते हैं, बट फिर भी आईसीए के आंसर में इनकम को भी कंसिडर किया है, पर ये एसेट होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका इनकरेक्ट ही होना था मेरे, क्योंकि इनकम का परसेंटेज जो आपका देखो एक्सपेंस रेशियो में मैंने हमने नीचे क्या लिखा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। हाँ वैसे बोल सकते हो इनकम करो तभी तो कुछ कुछ खर्चा एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट ये एसेट होना चाहिए। ये फिर भी चलो हम करेक्ट मानते हैं, ये करेक्ट है आपका, फिर भी हम इसे करेक्ट मानते हैं। यस ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट है, इनकम एसेट एक ही मान लो। इट इंक्लूड्स एडवाइजरी फी, ट्रेवलिंग का खर्चा, रजिस्ट्रार का फीस, कस्टोडियन फीस वगैरह वगैरह, सही है, ये सब सारे खर्चे जो भी मैनेजमेंट खर्चे वो लिया जाता है। इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज कॉस्ट फॉर ट्रेडिंग ऑफ पोर्टफोलियो, नहीं, पोर्टफोलियो को ट्रेड करने के लिए जो ब्रोकरेज कॉस्ट है वो तो आप जितना ट्रेडिंग करोगे उतना आपका खर्चा लगेगा, ये मैनेजमेंट एक्सपेंस नहीं है, और ये एक्सपेंस रेशियो का पार्ट बनता भी नहीं, यही आपका इनकरेक्ट होगा। आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझना, आप चैट जीपीटी में डाल देना, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना, आपको पूरा बता देगा वो। फिर पॉइंट नंबर 4, हाई एक्सपेंस रेशियो कैन सीरियसली अंडरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम, एकदम करेक्ट बोला, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका। तो यहां पर मुझे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो मुझे दिखाई दिया ये ओनली 3, ये सी वाला आंसर होगा, तो सी वाला आपका आंसर होगा। तो अब मैं यहां पर देख लेता हूं ये कौन सा क्वेश्चन, केस सिनेरियो 2 था, बी डी ए सी डी, 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 सही है। तो सारा कर लिया हमने ये। अब केस सिनारियो 3, ये तो आप ऐसे हलते खेलते कर लोगे आप।
हंसते खेलते नहीं, हंसते खेलते कर लो आप। चलो सबसे पहले पूछा है एक्सपेक्टेड प्राइस बताओ एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी लगा 120 का 5% कितना होता है, 120 का 5% होता है 6, वो 140 का 20% होता है 28, 160 का 50% 80, 18 180 का 10% 18, 190 का 15% 19, 9.5 यानी 28.5, 28 34 100 14 22 32 42 52 60.5 160.5, ये वाला आंसर होगा। सपोज इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल, कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा अगर एक्सरसाइज प्राइस ही प्रीवेल करेगा तो। ये क्वेश्चन ऐसा हमने ऑलरेडी बुक में करा हुआ है। इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टुवर्ड्स मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन क्या होगा, कॉल ऑप्शन का पूछा है तो यहाँ पर तो आपका हमें चाहिए स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 150 है, 150 का स्ट्राइक प्राइस में कॉल अगर आप लोगे 120 में लैप्स करेगा, 140 में लैप्स करेगा, 160 होगा तो 10 का 50% 5, यहाँ पर 30 का पे ऑफ बनता है, 30 का 10% 3, यहाँ पर 40 का पे ऑफ होगा, 40 का 15% 6, 14 हो जाएगा। तो 14 विल बी द आंसर। ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। इन द गिवन डिफरेंट सिनारियो ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, द ऑप्शन शैल बी इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या होता है पता है, इन द मनी का मतलब ये होता है कि कब कब एक्सरसाइज होगा, कब कब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। आउट ऑफ द मनी मतलब कब कब ऑप्शन लैप्स होगा। एट द मनी मतलब आपका इन डिफरेंस है ना, एट द मनी मतलब जहां पर आपका नहीं एक्सरसाइज होगा नहीं लैप्स होगा। तो ऑप्शन इन द मनी कब कब होगा, ये तीनों सिचुएशन में 150 के ऊपर जाएगा तो 3 सिचुएशन दिख रहा है, तो 3 सिनारियो में आपका इन द डिफरेंट कौन सा 3 सिनारियो में आपका ऑप्शन इन द मनी होगा। और एट द मनी कब होगा, एट द मनी मतलब जब आपका एक्साइज प्राइस ही आपका एक्सपेक्टेड प्राइस एक भी नहीं है, तो 150 तो एक भी नहीं दिख रहे हैं, तो एट द मनी में तो 0 होगा, नन ऑफ द सिनारियो, ये आपका आंसर होगा। तो पूरा हमने कर लिया सारा, तो ये एमसीक्यू सारा मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर, है ना। अब अगर हम एमटीपी के सीरीज 1 के क्वेश्चन देखें तो ऐसा ये क्वेश्चन भी चलो ठीक है मैं भी करा दूंगा, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, आपको ऑलरेडी करवाया हुआ ये वाला क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था रिस्क मैनेजमेंट में वार में, ये वाला क्वेश्चन हमने करा, पर ये भी मैं अब चलो अभी करवा दूंगा आपको, मैं लास्ट में करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। बाकी ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कॉमन क्वेश्चन आपके बुक के फॉरेक्स का क्वेश्चन है, ये सब कोई भी क्वेश्चन नए नहीं है, सारे के सारे ये सब क्वेश्चन आपका किया हुआ है। ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्या सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है करेंसी फ्यूचर का, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, ये भी आपका मर्जर का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग का सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा कि दो में से कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कोएफिशिएंट वेरिएशन ही बताता आपको फॉर एवरी स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन हम लेते हैं ना, तो फॉर एवरी 1% जो मीन आपका कितना रिस्क है, बियर्स मोर रिस्क। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ये लाइन लिखा हुआ रहे मतलब वो चाहता कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के आंसर दो, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करना है आपको। हमने एक्सपेक्टेड, इसका हमने एस डी बाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एस डी बाई एनपीवी या एस डी बाई मीन, अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैंने बताया था क्लास में। ये भी सेम क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है, तो है ही नहीं इसमें कोई क्वेश्चन, बस एक ही वो क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में आखिर में डिस्कस कर लेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एमटीपी उसमें जाऊँ, आपके एमटीपी 2 में जाऊँ और उसके भी केस सिनारियो कराऊँ। ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी मैंने कराया है, बट फिर भी लास्ट में एक बार हम वापस से एक बार रिवीजन पर्पस के हिसाब से हम ये क्वेश्चन वापस से कर लेंगे। चलो अब हम एमटीपी 2 में जाते हैं। चलिए सो अभी हम एमटीपी सीरीज 2 डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जो केस सिनारियो है ना वो पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है केस सिनारियो 1, ये हम डिस्कस करते। देखिए सपोज यू आर ए रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर एट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड योर कंपनी हैज लोन्ड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 500 crore टू कंपनी एक्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एट 6 months एट MCLR प्लस, जैसे लाइबोर होता है ना वैसे MCLR होता है, ठीक है, MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट, यानी जो भी MCLR का रेट होगा प्लस 200 बेसिस पॉइंट यानी प्लस 2% दिया जाएगा। और 500 करोड़ का हमने लोन दिया है, कितने 3 साल के लिए, और 6 महीना में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथली इंटरेस्ट मिलेगा हमें।
You are concerned about X Limited's ability to repay the debt due to recent market volatility. To protect your institution from potential default, you decided to purchase a credit default swap from ABC Bank Limited for same notional amount, यानी 500 करोड़ का, और आप प्रीमियम भर रहे हो 1% का। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको 500 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप मुझे मेरे पैसे अब डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं आप मेरे पैसे मार तो नहीं दोगे, खा तो नहीं जाओगे, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे डर लग रहा है। तो मुझे जो मैंने वो क्रेडिट दिया, एक प्रकार से लोन देना मतलब क्रेडिट दिया है, तो क्रेडिट का डिफॉल्ट होने का मुझे डर लग रहा है। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट का डिफॉल्ट होने का मुझे डर लग रहा है, तो मैं क्रेडिट डिफॉल्ट का स्वैपिंग कर सकता हूँ। ये टॉपिक है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये स्वैपिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे मुझे आपसे 500 करोड़ रुपीस मिला, मुझे डर है कहीं आप मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दोगे, तो मैं किसी थर्ड पार्टी को पकड़ूंगा किसी को। और ये कोई भी थर्ड पार्टी आपका प्राइवेट पार्टी हो सकता है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, ये कोई एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता आपका, ये ओवर द काउंटर होता है प्राइवेट पार्टी के सामने। किसी भी प्राइवेट पार्टी को मैंने पकड़ा, मैंने उसको बोला कि ना सुनना, अगर मान लीजिए मैंने एक जन को, मैंने एक बैंक को समझ लीजिए पैसे उधार दिए, या फिर किसी कंपनी को मैंने पैसे उधार दिए 500 करोड़ रुपीस, अगर वो मुझे पैसे नहीं दे तो मुझे पैसे देना, मैं उसको बोल रहा हूँ। वो बोल रहा है कि वो क्यों देगा भला, बोलता मुझे मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं जो तुझे पैसे दूंगा वो अगर तेरा पैसा नहीं खाएगा। मैंने बोला कि देख, अगर वो पैसा नहीं देगा तो तू मुझे पैसे देना, बदले में मैं तुझे प्रीमियम दूंगा ना। तो मैंने उससे कहा कि तू मुझे ऑप्शन दे दे, है ना। मैंने उससे क्या कहा कि तू मुझे ऑप्शन दे दे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसको लग रहा है कि नहीं पास वाला पार्टी से पैसे मिल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, और उसे लालच आएगा प्रीमियम खाने का, तो वो मेरे से प्रीमियम लेके मुझे ये ऑप्शन दे देगा, मेरे से प्रीमियम लेगा और मुझे क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा यहाँ पर। डन। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड पार्टी को प्रीमियम दूंगा और उससे ऑप्शन ले लूंगा। अब इन फ्यूचर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डिफॉल्ट नहीं करते हो, आपको मैंने लोन दिया, आप डिफॉल्ट नहीं करते हो, तब वो थर्ड पार्टी मुझे कुछ भी नहीं देगा। अगर इनकेस आप डिफॉल्ट करते हो तो जितना मेरा नुकसान हो रहा है वो भरपाई मुझे कौन कर देगा, थर्ड पार्टी कर देगा। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यहाँ पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में जो आपको मैंने लोन दिया, आप रेफरेंस एंटिटी कहलाते हो। क्या कहलाते हो, रेफरेंस एंटिटी हो आप, आपको मैंने लोन दिया। और यहाँ पर मैं हूं, मैंने सीडीएस बाई किया है क्योंकि मैंने ऑप्शन खरीदा है ना, मैं सीडीएस बायर हूं, और जिससे मैंने सीडीएस का ऑप्शन खरीदा वो सीडीएस सेलर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं थ्योरी का फटाफट आपको, एक होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ फटाफट, ताकि आपको दिमाग में रहे एग्जाम में, ठीक है। तो पार्टीज टू सीडीएस क्या होता है आपका, वही इनिशियल बोरोवर रेफरेंस एंटिटी कहलाता है। बायर मतलब जिसने प्रोटेक्शन बाई किया, सेलर मतलब जिसने प्रीमियम खा के हमें प्रोटेक्शन दिया है, वो सेलर कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल समझा दिया। मेन फीचर्स क्या, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, ये कोई एक्सचेंज वगैरह में ट्रेड नहीं होता, ये सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए एक मतलब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो इसकी गाइडलाइंस और जनरल रूल्स पब्लिश करती, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ये एसोसिएशन बस रूल्स वगैरह फ्रेम करते हैं, और हम प्राइवेट पार्टी लोग आपस में इनके रूल्स को फॉलो करके एग्रीमेंट कर सकते हैं। सीडीएस आप किसी भी थर्ड पार्टी से परचेज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मेरे बात ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा सीडीएस में रिस्क रहेगा, मान लीजिए मैंने किसको उधार दिए, मैंने अंबानी लोग को उधार दिए हैं, तब तो ठीक है, उतना रिस्क क्या पता नहीं होगा, तो मुझे प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा। बट मैंने अगर मान लीजिए किसी ऐसे बंदे को पैसे उधार दिए जहां पर डूबने का ज्यादा खतरा है, तो वहां रिस्क भी ज्यादा होगा, है ना। और ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का हम यूज कहाँ करते हैं, हैजिंग के लिए करते हैं, यूजुअली हैजिंग के लिए करते हैं। बट कभी कभी आपको अगर आर्बिट्राज बेनिफिट दिख रहा है तो आर्बिट्राज के लिए भी कर सकते हो, या कभी कभी स्पेकुलेशन करो, आपने किसी को उधार नहीं दिया बट फिर भी सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट करने से मेरा स्पेकुलेशन फायदा हो सकता है। तो ध्यान रहे, हैजिंग, आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन तीनों पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है आपका, तीनों पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और सीडीएस का सेटलमेंट दो प्रकार से होता है, एक फिजिकल और कैश सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेट में बेसिकली क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 करोड़ रुपीस लोन दिया हुआ है और आपसे मैंने बॉन्ड्स लिए। अब इन केस मान लीजिए आपको डिफॉल्ट वगैरह कुछ करते हो, है ना, अब ये कंपनी लिक्विडेट वगैरह में जाएगी तो कुछ पैसे मिलेंगे। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है, जिससे मैंने सीडीएस ऑप्शन खरीदा है वो मेरे से वो बॉन्ड, जो मेरे पास आपका बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड मेरे से वो ले लेगा। जिसको लोन दिया उससे बॉन्ड मिला है ना, वो बॉन्ड मेरे से लेके मुझे सारा पैसा दे देगा। और कैश सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता है। कैश सेटलमेंट में क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको 10 करोड़ का लोन दिया है, अब मुझे लग रहा है 3 करोड़ की रिकवरी होगी, 7 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी, 3 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी लिक्विडेशन के समय।
तो मुझे जितने मैंने बाई किया प्रोटेक्शन, वो मुझे नेट अमाउंट में 7 करोड़ दे देगा। डेट इज व्हाट कैश सेटलमेंट। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह सब डला हुआ है, आप इसे समझ जाओगे, बट जितना जरूरी था वो सारा मैंने बता दिया अब यहाँ पर। अब मैं आपको वापस से क्वेश्चन में लेके चलता हूँ वन बाय वन। ये क्या हो गया? चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन में ले सकता हूँ। देखिए, प्राइमरी पर्पस क्या है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का? क्या हो गया? प्राइमरी पर्पस क्या है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क ऑफ ए डेट ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पूछा कौन सा ट्रू है? सीडीएस कैन नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेशन। क्यों नहीं कर सकते स्पेकुलेशन के लिए? फॉल्स है ये। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट का गवर्नमेंट रेगुलेशन है, एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, एक एसोसिएशन बनाया गया है ना। कौन सा एसोसिएशन बनाया गया? देखिए, तीसरा आंसर यही है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन बनाया गया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है? देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द गाइडलाइंस। को गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ने पब्लिश किया है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइवेट एग्रीमेंट, ट्रू, ये ट्रू है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट ऑल रिस्क फॉर द वायर, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा। यही आपका आंसर होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो ही गया। एज्यूमिंग नो डिफॉल्ट ऑकर्स, द टोटल प्रीमियम योर कंपनी विल पे ड्यूरिंग द डेसिग्नेटेड लोन पीरियड। पूरा लोन पीरियड में टोटल प्रीमियम कितना देगा? देखो, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें। हमने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का हमने परचेज किया सीडीएस, और हमने कहा कि 1% पर ईयर देंगे, और टोटल हमने लोन कितने साल के लिए दिया? 3 ईयर्स के लिए दिया। तो 500 सीआर का 1% इंटू 3 ईयर्स होगा। 1% तो पर है ना मैं ना, तो 15 करोड़ हो जाएगा आंसर। 15 करोड़ हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5, सपोज इफ द लैंडर डिफॉल्ट समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऑफ लोन आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 ईयर्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ए रेफरेंस लोन फॉल्स टू, लिखा हुआ है, बाई नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो भी आपका 100% पार वैल्यू था ना, वो गिर के 75% में आ चुका है, मतलब 25% फॉल हुआ है ना। और टोटल लोन था पार वैल्यू 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ का 25% गिरा है, तो कितना आएगा? 125 करोड़। तो इतना ही पैसा देगा ना 125 करोड़, क्योंकि 75% तो अभी भी इसकी मार्केट वैल्यू। यहाँ पर बाई लिखा हुआ रहता तो कहानी बदल जाती है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो मतलब 25% गिरा है, 100 से 75% हो गया। तो ये वाला आंसर होगा 500 करोड़ का 25%। डन, ये भी हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट केस सिनारियो 2 जो है, ये मेरे ख्याल से कराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, 10 लाख का इनिशियल कॉस्ट है, सेल प्राइस दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट दिया हुआ, पूछा आपसे यहाँ पर वही पूछा, सारा आंसर आपने पूरा क्वेश्चन किया हुआ है। मैं फिर भी एक बार आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 6 देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या आइडेंटिफाई कराता है? एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, नो। ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं। द डिग्री टू विच ए चेंज इन एज वेरिएबल अफेक्ट, यस, हम एज वेरिएबल कितना एनपीवी को अफेक्ट करता है ये तो निकालते हैं। हम देखते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कितना सेंसिटिविटी, कॉस्ट पर यूनिट में कितना सेंसिटिविटी, इनिशियल कॉस्ट में कितना सेंसिटिविटी है, डिस्काउंट रेट में कितना सेंसिटिविटी, ईच वेरिएबल का सेंसिटिविटी पता करते हैं, ये आंसर होगा। द सेल्स प्राइस पर यूनिट सोल्ड एट द प्रोजेक्ट वुड ब्रेक इवन विद 0 एनपीवी। तो हमें 0 एनपीवी में ब्रेक इवन, तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले एनपीवी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मैं नहीं निकाल के दूंगा, ये ऑलरेडी आपके बुक का क्वेश्चन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। हमने रिवीजन वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में रिवीजन वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने करवाया आपको। सॉरी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन गलती से बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमने हर जगह करवाया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि डेटा भी सेम दिया हुआ है। मुझे तो इवन आंसर भी याद है। सेल प्राइस पर यूनिट 55.26 था, 55.28 लिखा हुआ। खैर, कॉस्ट आएगा 44.74, देख लेना, ये आंसर आएगा 23.68। ये बुक में किया हुआ है हमारा। और बस ये ध्यान रखना, आपको कुछ कुछ ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट हमेशा ब्रेक इवन में पहुंचाने के लिए हम बढ़ाते हैं, सेल को गिराते हैं, और ओवरऑल आपका सेल्स वॉल्यूम भी गिरेगा तो फॉल होगा, और इधर आपका इनिशियल आउटले बढ़ता है तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज 31 समथिंग परसेंट है, इंक्रीज वाला आंसर आएगा। तो इनिशियल आउटले हमेशा बढ़ता है
मतलब ब्रेक इवन में पहुंचाने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को गिराया जाता है ब्रेक इवन में पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। केस सिनेरियो 3 आपका, ये आपका यील्ड कर्व टॉपिक है। यील्ड कर्व टॉपिक हमने क्लास में भी करवाया है, मैंने यूट्यूब में भी इसका वीडियो डाला है। कोई पुराने बच्चे जिनको अगर नहीं किया हुआ तो यूट्यूब में भी इसका वीडियो डाला हुआ, आप यील्ड कर्व प्रतीक जगाती मारोगे मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर रिलेवेंट जितने भी चीज़ें मैं बता दूंगा, बाकी डिटेल्स में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले बहुत पहले क्लास पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या पता नहीं देखा, तो उनके लिए यूट्यूब में भी हमने डाल दिया था। तो आपको यील्ड कर्व छोटा सा वीडियो आधे घंटे का मैंने अच्छे से समझाया डायग्राम वगैरह के साथ। बाकी अभी इससे रिलेटेड जो जरूरत होगी मैं बता दूंगा। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर यील्ड कर्व का टेबल दिया हुआ है। ये सब यील्ड जो है ना, ये वाईटीएम की तरह बोला, अगर हम 1 ईयर के लिए पैसा लगाएंगे ना, तो 3% आपका एवरेज रिटर्न है पर एनम, एवरेज वाईटीएम है। 2 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो आपका 4% है एवरेज वाईटीएम पर एनम। मतलब 1 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो 1.03 बनेगा, 1 + 3% 1.03। 2 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो 1.04 टू दी पावर 4 होगा, सॉरी 2 होगा, क्योंकि 4% करके 2 साल मिलेगा। 3 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो 5% करके 3 साल मिलेगा, यानी एवरेज रिटर्न पर एनम है 5% टिल मैच्योरिटी। वाईटीएम यानी यील्ड टू मैच्योरिटी इसलिए तो कहा जाता है, यील्ड सिर्फ नहीं बोला जाता है, यील्ड मैच्योरिटी तक। ये एवरेज यील्ड है, ये करंट यील्ड नहीं है। ये यील्ड या यील्ड, वाईटीएम या यील्ड सेम चीज होता है, करंट यील्ड अलग होता है, यील्ड ही वाईटीएम कहलाता है। 5 ईयर्स का क्या होगा आपका 1.06 टू दी पावर 5, क्योंकि 5 साल तक 6% मिलेगा। 7 ईयर्स का होगा 1.064 टू दी पावर 7। 10 ईयर्स का होगा 1.07 टू दी पावर 10। 15 ईयर्स का 1.074 टू दी पावर 15। 30 ईयर्स का 1.076 टू दी पावर 30। ये आपका इफेक्टिव रिटर्न आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यील्ड कर्व में हमने पढ़ा है 4 तरीके का कर्व। एक है नॉर्मल यील्ड कर्व, आपको याद होगा, टाइप्स हमने पढ़ा था ना। एक नॉर्मल यील्ड कर्व पढ़ा था, दूसरा इन्वर्टेड यील्ड कर्व पढ़ा था, आपको याद है, और तीसरा पढ़ा था फ्लैट यील्ड कर्व, और चौथा हम्प्ड, याद है, हम्प्ड वाले यील्ड कर्व पढ़ा था हमने। ये 4 यील्ड कर्व हमने पढ़ा था। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है पता है? नॉर्मल और इन्वर्टेड में क्या था? नॉर्मल यील्ड कर्व जहां पर इन्वेस्टर फ्यूचर में एक्सपेक्ट करे कि वाईटीएम बढ़ेगा, है ना, एक्सपेक्ट करे ग्रोथ, है ना, हेल्दी इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहा फ्यूचर में, उसे हम नॉर्मल यील्ड कर्व बोलते हैं। इन्वर्टेड यील्ड कर्व कब होता है? फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन, है ना, फ्यूचर में हम रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिसेशन होगा। तो आपका नॉर्मल यील्ड कर्व में वाईटीएम जितना ज्यादा पीरियड के लिए लगाओगे उतना ज्यादा वाईटीएम बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका 1 साल के लिए लगाओगे तो 3% हो रहा है, 2 साल के लिए लगाया तो 4, 3 साल के लिए लगाया तो 5, यानी जितना ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड आपका होगा, सॉरी जितना ज्यादा आपका पीरियड होगा मैच्योरिटी पीरियड, उतना ज्यादा यील्ड होगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, ये जो आपको यील्ड कर्व दिख रहा है ना, नॉर्मल वाला यील्ड कर्व है, है। तो नॉर्मल यील्ड कर्व में क्या होता है पता है? शॉर्ट टर्म यील्ड कम रहता है, लॉन्ग टर्म यील्ड ज्यादा रहता है। देखो यहाँ पर यही हो रहा है, लॉन्ग टर्म 30 ईयर सबसे ज्यादा, देखो लॉन्ग सब जितना ज्यादा पीरियड उतना ज्यादा वाईटीएम। तो आपका शॉर्ट टर्म यील्ड कम रहता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म यील्ड। बेस्ड ऑन द रिवाइज यील्ड डाटा, व्हाट इज द यील्ड स्प्रेड बिटवीन 10 ईयर बॉन्ड एंड 1 ईयर बॉन्ड। बोला 10 ईयर और 1 ईयर बॉन्ड में कितना स्प्रेड है। तो देखो 10 ईयर बॉन्ड में 7% है, 1 ईयर में 3% है, तो 4% का स्प्रेड है। 7 - 3 4%। इन्वर्टेड यील्ड कर्व मैंने कहा था ना, एक अपकमिंग रिसेशन, और नॉर्मल यील्ड कर्व होता तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हम बोलते हैं। फिर पॉइंट नंबर 1 आंसर होता। 14, इफ एन इन्वेस्टर इज लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर स्टार्टिंग 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद 2 सालों के लिए, यानी 3 साल के बाद 2 सालों के लिए, तो हम यहाँ पर 3 ईयर्स का रिटर्न हमें चाहिए और 5 ईयर्स का उससे हम निकाल लेंगे। आपको याद है हम करते थे 3/6 FRA, अगर हम करते थे तो 6 मंथ्स लाइबोर बाय 3 मंथ लाइबोर लेते थे। मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये आपका, किसमें, IRRM के अंदर, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में। तो देखो 2 साल के लिए पैसा लगाना है 3 साल के बाद, तो कितना रिटर्न होगा? तो हम ये देखेंगे कि आपका 3/5 होगा, ये 3/5, 3 साल के बाद 2 साल के लिए। तो आपका 5 ईयर्स का है 6% यील्ड, 3 ईयर्स का 5% है। तो देखो अगर कोई 3 ईयर्स के लिए पैसा लगाएगा, ये 3 ईयर्स तक है,
0 से 3 ईयर्स तक, तो वो 1 रुपीज़ कितना बन जाएगा, 1 रुपीज़ 3 ईयर्स की लगाएगा 1.05 टू दी पावर 5, सॉरी टू दी पावर 3, कितना आएगा? 1.157625। और अगर कोई 5 साल के लिए पैसा लगाएगा 0 से 5 ईयर्स, तो 6%, 1.06 टू दी पावर 5, 6% है ना देखो 5 साल का, 6% के हिसाब से कितना बनेगा, 1.06 इंटू 1.06, 1.06, 1.06, 1.06, 1.33825। तो सिंपल सी बात है, अब डिफरेंस देख लो, यहाँ इतना पैसा पहुंच रहा है आपका 3 साल में, ठीक है, 3 साल में इतना पैसा पहुंच रहा है, 5 साल में इतना पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स का क्या रिटर्न होगा? आप इसको सीधा भी कर सकते हो, 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स करके भी सीधा कर सकते हो, 1.33825 डिवाइडेड बाय 1.157625, और या फिर आप इसका डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंस डिवाइड बाय दिस इंटू 100 करोगे तो भी आंसर आएगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिवाइड बाय ओपनिंग इंटू 100 करते तो भी आता है हमारा, कोई भी तरीका करो, 1.33825 डिवाइड बाय 1.157625, 1.156 यानी 15.6%, बट आंसर यही नहीं आएगा, ये तो 2 साल का आएगा, तो हम 1/2 करेंगे तब 1 साल का आएगा ना हमारा, क्योंकि ये तो 2 ईयर्स का आ रहा है ना, तुम्हें रूट करना पड़ेगा तब 1 साल का आएगा। तो 1.156 ये ध्यान रखना 1 साल का नहीं 2 साल का है, क्योंकि 5 ईयर्स बाय 3 ईयर्स के तो 2 साल का निकला हमारा। ये पर एनम अगर हमें चाहिए तो पर एनम के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में करो, 1.156 रूट कर दो इसको, 1.07517 यानी 7.52% आ रहा है, ये वाला आंसर 7.52% आपका पर एनम है। नेक्स्ट, इवन इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स स्टार्टिंग 5 ईयर्स, यानी 5/7 चाहिए हमें, यानी हम 7 ईयर्स डिवाइड बाय 5 ईयर्स करेंगे। 5 ईयर्स तो निकालने की जरूरत है नहीं, 5 ईयर्स वाला ऑलरेडी पहले निकाला था हमने, ये देखो 5 ईयर्स का 6% रेट था, ये नीचे आ जाएगा 1.33825। हमें 7 ईयर्स का करना पड़ेगा, 7 ईयर्स का क्या रेट है, 6.4%, 1.064 इंटू 1.064 इंटू 1.064 इंटू 1.064 इंटू 1.064 इंटू 1.064 इंटू 1.064, 7 बार किया हमने, 1.54380। इसको भी फिर टू दी पावर 1/2 भी करना पड़ेगा, 1.1536, 1.0705 यानी 1.07405 आया, यानी क्या होगा, 7.41% होगा राउंडेड ऑफ में, ये वाला आंसर होगा आपका पर एनम 1 साल का, क्योंकि तो 7/5 यानी 2 साल का निकलेगा। तो हमने अब ये सारा पूरा सारा कर ही लिया हमने यहाँ पर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ये सारा भी हमने कर लिया। अब केस सिनारियो हमने सारे कर लिए, एमटीपी की भी सारे केस सिनारियो कर लिए। अब हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ पर कराना है आपको, और एक एमटीपी 1 में भी एक क्वेश्चन मैंने बोला था मैं आखिर में करा दूंगा वार वाला। बाकी यहाँ पर भी देखो सारे क्वेश्चन आपकी बुक वाले क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है जो आपको कराना पड़ेगा मुझे, सारे बुक वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं कराना पड़ेगा, सभी बुक के क्वेश्चन है। बस एक ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिकागो मेथड, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बस मुझे आपको कराना है। चलिए फर्स्ट शिकागो मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको फर्स्ट शिकागो मेथड से करने को बोला, एंड आपको पता है हमने तो 6 महीने पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के करवा दिया था आपको। ये देखो फर्स्ट शिकागो मेथड में मैंने ऑलरेडी आपको पूरा जैसे एग्जांपल फ्रेम कराया था, बेस्ट केस में कैश फ्लोस और टर्मिनल वैल्यू, बेस्ट बेस केस में कैश फ्लोस टर्मिनल वैल्यू, वर्स्ट केस में कैश फ्लोस टर्मिनल वैल्यू, डिस्काउंट रेट वगैरह, इबिट्टा इबिट्टा मल्टीपल भी दिया हुआ था। तो डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच से हमने पहले निकाला बेस्ट केस में क्या कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है, बेस में क्या प्रेजेंट वैल्यू, वर्स्ट में क्या प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई रहेगी
जो प्रोबेबिलिटी दी हुई रहेगी, देखो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी लगा के हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिया, और मार्केट अप्रोच से भी हम निकालते थे, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से वैल्यू ऑफ स्टार्टअप निकाला जाता था। बट यहाँ पर तो जितना मैंने एग्जाम्पल करा है उतना भी नहीं पूछा यहाँ पर तो इन्होंने बस कैश फ्लो का डेटा दिया है और बोला फर्स्ट शिकागो मेथड लगा के आप वैल्यू निकालो। कितना सिंपल है, देखो यहाँ पर आप देखो, आपको देखो बेस्ट केस में आपको 3 साल का कैश फ्लो मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का कितना, 100 लाख माइनस 80 लाख, 20 लाख होगा। फर्स्ट ईयर का 20 लाख है, सेकेंड ईयर का 120 माइनस 92 यानी 27.6 लाख है। थर्ड ईयर का कितना हो गया, 36 लाख हो गया। तो ये सारे कैश फ्लो आपके आगे किसमें, बेस्ट केस में आपके कैश फ्लो आ गए आपके, है ना, बेस्ट केस के ये आपके कैश फ्लो है आपके। अब इन सबको क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट 20% दिया हुआ है, इन रेट से प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे और बस बात खत्म। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला बस पॉइंट आपको जो है, इनको ये क्लैरिटी बस देनी चाहिए थी कि थर्ड ईयर का टर्मिनल वैल्यू में उसका मल्टीपल रहेगा। जैसे आप ये देखो, फर्स्ट ईयर में आपका 20 है, सेकेंड ईयर में कैश फ्लो आपका कितना है, 27.6 आया, 27.6 लाख आया। थर्ड ईयर में आपका आया 36 लाख, है ना, 108 माइनस 144, 36 लाख आपका आया। अब इन्होंने बोला मल्टी टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टर्मिनल वैल्यू की बात कर रहा है, तो टर्मिनल वैल्यू आपका 10 टाइम्स रहेगा। कौन सा, जो आपका रिसेंट कैश फ्लो 36 लाख, इसका 10 टाइम्स क्या होगा, 360 लाख। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो आपको ये मैं रफ में करा देता हूँ, बाकी आप ऐसे का आंसर देख के समझ जाओगे, मैं रफ में करा देता हूँ। ये आपका 396 लाख आपका आ रहा है। अब पीवी फैक्टर दिया हुआ 0.8333, 0.6944, 0.5787, चलो कर लेते 20 इंटू 0.8333, 16.666, राउंड ऑफ द कैलकुलेशन टू होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या, पूरा 17 लेंगे क्या फिर, एक बार रुको, क्या कहना चाहते हैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये पूरा तोड़ के होल नंबर्स मतलब विदाउट डेसिमल, अब समझ गया मैं। आपको फिर तोड़ना पड़ेगा तब वैल्यू को पूरा। और हमें हम मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इन्होंने भी तोड़ के वैल्यू दिया हुआ है, तो सारी गलती मेरी थी ऐसे भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, गलती मेरी थी यहाँ पर। तोड़ा हुआ है तो तोड़ा हुआ लेना था 20 लाख। तो मैं सोचा कि होल नंबर लेंगे तो कैसे चलेगा यहाँ पर, पूरा तोड़ा हुआ वैल्यू। अब तो होल नंबर ले सकते हैं, 20 लाख इंटू 0.8333। फिर नेक्स्ट वाला आएगा 27.6 लाख, 27,60,000 इंटू 0.6944, 36 लाख है, और एक 360 लाख है, 396 लाख, 0.5787। होल नंबर लेना है हमें, 20 लाख इंटू 0.8333, 1666,600। प्रेजेंट वैल्यू आया 27,60,000 इंटू 0.6944, 1916,544। 396 लाख इंटू 0.5787, 229,16,520। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया सबका, प्लस 19,16,544 प्लस 1,666,600, 264,9966, 264,99,664। तो ये हमने बेस्ट केस का हमने कैश फ्लो निकाल लिया, ठीक है। ठीक वैसे हम बेस केस का भी निकालेंगे, वर्स्ट केस का भी निकालेंगे, और उसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे 30-60-10। जैसे ये वाला पे 30% प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, आपका स्टार्टअप का वैल्यू आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो ये देखो, मैं इनका आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए 264,99,664 ही निकला था हमारा। यस, परफेक्ट निकला हमारा। इन्होंने भी ये दिया हुआ है। सेम वैसे ही आप क्या करोगे, बाकी बेस केस वगैरह जो है ना, ये देखो बेस केस का भी सेम ऐसे आप निकालोगे, वर्स्ट केस का भी ऐसे निकालोगे, तीनों का प्रोबेबिलिटी लगा के आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कराने वाला लाइक था ही नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये मल्टीपल को ध्यान रखना, जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो होगा उसमें 10 का मल्टीपल लगाना, वही टर्मिनल वैल्यू होगा उसी ईयर का, फोर्थ ईयर का नहीं होगा वो थर्ड ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू होगा।
कोई बच्चा बोले सर फोर्थ ईयर क्यों नहीं, अरे भाई थर्ड ईयर में ही धंधा बंद, तो थर्ड ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू मिल जाएगा आपको, बेच के जो भी करके आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ कराने रहा नहीं, अब मुझे बस आपको कराने एक और क्वेश्चन, जो मैंने बोला था आपको, वादा किया था तो निभाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलो। एंड वैसे बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा रखा हुआ है, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। एंड सारे क्वेश्चन वार वाले हमने करा रखे। एंड फिर भी मैं अभी आपको फटाफट कराऊंगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो वीडियो आप देख के पूरा अंडरस्टैंडिंग से करेगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में करते हैं यहाँ पर। देखिए आप क्या, ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग एन इन्वेस्टर वाइल गोइंग थ्रू हिज बैंक स्टेटमेंट हैज ऑब्जर्व दैट एन अमाउंट ऑफ ₹7 लाख इज लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट। मतलब आपके बैंक में 7 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। अमाउंट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम ट्यूजडे टिल फ्राइडे, यानी ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 4 डेज का हमारा वार हमें निकालना है। 4 डेज का, क्योंकि 4 दिनों के लिए आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। द बैंक रिक्वायर्स ए मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹1,000 ऑल द टाइम। तो मतलब आपका पास कितना है, 6,99,000 आप यूज कर सकते हो पैसा, क्योंकि 7 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ₹1,000 तो एनी टाइम चाहिए मिनिमम बैलेंस, तो 6,99,000 आप यूज कर सकते हो। The investors desires to take a maximum possible exposure in the market where VAR should not exceed the balance lying in his bank account। बता ही दिया कि VAR जो है ना, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी VAR 6,99,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1,000 तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो जो आपके अकाउंट में बैलेंस लाई कर रहा है वो हम 7 लाख मानेंगे नहीं मानेंगे, 6,99,000 ही आपके बैलेंस है, अकाउंट में लाई कर रहा है, और वही आपका वार उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एट रिस्क बता दिया 6,99,000 है, बात खत्म। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे का बताया 1.5%, तो मैं तो एस डी 4 डेज का चाहिएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बस बता रहा हूँ, एस डी 4 डेज का चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 डे का 1.5 है तो 4 डे का इंटू 4 नहीं करते, इंटू √4 करते, आपको याद होगा, क्योंकि एस डी ऑलरेडी रूट फॉर्म में होता है, और इसलिए हम क्या करेंगे, ये एस डी ऑलरेडी रूट फॉर्म में रहता है, वेरियंस निकलता है फिर रूट फॉर्म में रहता है आपका। तो आपका 1.5 इंटू 4 नहीं कर सकते, 4 डे निकालना है तो इंटू √4 करोगे, यानी इंटू 2, यानी 3% आएगा एस डी, 4 दिनों का एस डी 3% आएगा आपका। और कॉन्फिडेंस लेवल भी 99% है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल का हमें जेड स्कोर चाहिए, तो जेड स्कोर आपका 99% का कितना आएगा, देखो यहाँ पर 99% का हमें चाहिए यहाँ पर, और इन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखो 99% में आपका कौन सा आएगा, देख लेता हूँ मेरे को, ये आएगा एकदम क्लोज, ये वाला सबसे क्लोज है, आप देख लो अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि 99% ये 0.9998 है, ठीक है, ये 99.98% है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो 100% के लगभग चला गया। ये 99.01% है, 0.4% है, सबसे क्लोज यही तो है। तो ये इसका जेड स्कोर क्या है, 2.3 के नीचे है 0.03, तो 2.33 हुआ। तो जेड स्कोर हमें मिल गया यहाँ पर कितना, ये आपको टेबल एग्जाम में दिया हुआ रहेगा 2.33। अब आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये एग्जाम में क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो, आप ऐसे लिख देना, अमाउंट वार इक्वल, वार का फॉर्मूला टाइप वैसे करके आप लिख सकते हो। वार इक्वल क्या होगा, वार कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस पे आप एस डी लगा दो, इंटू जेड स्कोर लगा दो, आपका वार आ जाता है। लेकिन वार हमारे पास है 6,99,000, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, एस डी हमारा 3% आया, यानी 0.03 ले लेते हैं इसको सीधा, और ये जेड स्कोर 2.33 आया। तो देयर फोर एक्स इक्वल क्या आएगा, 6,99,000 डिवाइड बाई 0.03 इंटू 2.33, 6,99,000 डिवाइडेड 0.03 डिवाइडेड 2.33, ये आ रहा है 100 लाख। तो आपको पूछा भी ये गया है यहाँ पर, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोजर इन्वेस्टर कैन टेक, यहाँ पर आप मैक्सिमम पॉसिबल 100 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो यहाँ पर। तो ये 100 लाख का आपका आंसर आ चुका है, बस आपको ये ध्यान रखने से हो जाएगा, वार इक्वल
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू एसडी इनटू जेड स्कोर। बाकी मैंने वहाँ पर तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था सभी चीज़। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में आपको करा के आंसर निकाल दिया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका, मैंने शॉर्ट में करा। बाकी वहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करा, लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो इसी के साथ हमने देखा जाए तो बेसिकली आरटीपी एमटीपी सारे जो नवंबर 24 अटेम्प्ट के वो सारे हमने खत्म कर दिए।